नमस्कार, ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्मिता सिंह और आज की किसान चौपाल ग्रीन टीवी जो लगा रहा है वो यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीएफ फाउंडेशन, वेब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट केन डिपार्टमेंट, इफ्को एमसी, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आज की किसान चौपाल का आयोजन हम सहारनपुर के संस्कृति गार्डन में आज कर रहे हैं, जिसमें हम आपको तमाम फसल प्रबंधन के बारे में, गन्ना फसल प्रबंधन के बारे में और उद्यानिकी फसलें आप कैसे सह फसली खेती कर सकते हैं गन्ना फसल के साथ, उसके बारे में तमाम जानकारियां देंगे। साथ ही यदि आपके पास कोई गाड़ी है तो कैसे आप अपनी गाड़ी का रखरखाव कर सकते हैं, और यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आप हुंडई की गाड़ी को उसके लिए ले सकते हैं या नहीं, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, तमाम बातें आज के इस कार्यक्रम में होंगी। और ये तमाम बातें आपको बताने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ, विशेषज्ञ हमारे साथ आज की चौपाल में मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे उन सभी किसानों के लिए जो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे उन मेहमानों का जो आपको अलग अलग विषयों से अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। हमारे जो भी स्पीकर्स बोलेंगे उनकी स्पीच को आपको ध्यान से सुनना है। नोटपैड और पेन आपको दिया गया होगा, उनका इस्तेमाल आपको ये करना है कि स्पीच में जो भी बातें कही जाएंगी उनके महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट करने हैं। पूरी स्पीच के बाद स्पीकर आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिनको सवाल का जवाब मालूम होगा वो हाथ सिर्फ उठाएंगे, माइक आपके पास आएगा, माइक में आपको अपना नाम, गांव का नाम बताना है और फिर सवाल का जवाब बताना है। यदि जवाब सही हुआ तो ग्रीन टीवी की तरफ से आपको एक इनाम दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जवाब आपको माइक में ही देना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए भी आप बजा दीजिए। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं मंच पर सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी श्री सुशील कुमार सर, डीसीओ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर जब तक वेलकम पॉट लेकर वापस ना बैठ जाएं तब तक तालियां बजती रहें, ऐसी मेरी गुजारिश आपसे है। स्वागत करना चाहूंगी संतोष कुमार सिंह जी हैं, जीएम केन वेब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शुगर डिवीजन से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार तालियां बजा दें आप। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर नीरज सिंह जी हैं, सॉइल साइंटिस्ट कम असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट केन सेल वेब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सोनम सिंह जी हैं, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मंच पर आएं, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर धर्मेंद्र सिंह सर हैं, आरएमएम ऑफ वेस्टर्न यूपी, इफ्को एमसी से। सर मंच पर आएं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर गुंजन विश्वकर्मा जी हैं, फील्ड ऑफिसर सहारनपुर से। प्लीज मंच पर आएं, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर अभिजीत मिश्रा जी हैं, आरएसओ मैनेजर एचएमआईएल से। सर आपका भी स्वागत है, प्लीज मंच पर आएं। मिस्टर अजय शुक्ला जी हैं, जीएम आराधना हुंडई से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलम परवेज जी हैं, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट आराधना हुंडई से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है एक चीज़, क्या? मिट्टी। हम अपनी सेहत की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य जांच कराते हैं, लेकिन जिससे हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, जो हमें अन्न उगा कर देती है वो अन्न स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है मिट्टी की जांच। लेकिन इस विषय को किसान कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, बावजूद इसके कि सॉइल हेल्थ कार्ड की जो व्यवस्था है, जो योजना है, काफ़ी समय से किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है, फिर भी मिट्टी की जाँच को किसान अवॉइड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इस विषय के प्रति अवगत कराने के लिए आपकी फसल को कब कितने खाद उर्वरकों की किस फसल के लिए कितनी मात्रा में आवश्यकता है, ये बताने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नीरज सिंह जी हैं, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं, साथ ही असिस्टेंट मैनेजर हैं कॉर्पोरेट केन सेल के वेब इंडस्ट्रीज से। सर आप प्लीज मंच पर आएं और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि मिट्टी कितनी स्वस्थ है इसकी जांच फसल लगाने से पहले की जाए। कब जांच आपको करनी है, साथ ही फसल के अनुसार आपको कैसे कैसे खाद उर्वरक किस समय पर कितनी मात्रा में डालने हैं, तमाम विषयों की सर जानकारी देंगे। नोटपैड और पेन का आपको इस्तेमाल ये करना है कि तमाम महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने हैं।
सवाल का जवाब लास्ट में पूछा जाएगा। स्पीच के बाद जो सवाल का सही जवाब देंगे उन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। सम्मानित मंच उद्यान विभाग से आई हुई डॉक्टर सोनम सिंह मैम, वेब इंडस्ट्रीज़ की तरफ से संतोष सिंह सर हमारे जीएम केन, हुंडई की तरफ से परवेज आलम जी और इफ़को एमसी की तरफ से धर्मेंद्र जी, इफ़को सहारनपुर के फील्ड रिप्रेजेंटेटिव गुंजन विश्वकर्मा जी और हमारे सम्मानित किसान भाइयों, आप सभी का किसान चौपाल ग्रीन टीवी की तरफ से ऑर्गेनाइज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ग्रीन टीवी आप लोगों के बीच लंबे समय से कई जगहों पर विषय विशेषज्ञ की चर्चाएं करते रहता है, तो उसी प्रकार से ग्रीन टीवी का ये इनिशिएटिव हमारे गन्ना किसान भाइयों के लिए हमारे जिला के जिला गन्ना अधिकारी महोदय से किया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपने किसान भाइयों को इस विषय पे ज़रूर जागरूक करेंगे। जब बात आई कि विषय चर्चा की क्या होनी चाहिए, तो जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, सहारनपुर जिले का किसान संपन्न है, लेकिन संपन्नता तभी आती है जब उसकी धरा स्वस्थ हो। धरा स्वस्थ कब रहेगी? जब हमारे किसान भाइयों को पता हो कि हमारी भूमि में क्या उपलब्ध है, किसकी कमी है, किसकी अधिकता है। इन विषयों पर जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भूमि की जांच जरूरी क्यों है। किसान भाइयों, आप लोग अक्सर हर मंच पे जाते होंगे, आपने देखा होगा कि अगर वो किसानों से संबंधित कार्यक्रम है तो उसमें एक बात जरूर निकल कर आती है कि आप लोग अपनी ज़मीन की स्वास्थ्य को ध्यान में दें। आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पे जो हमारी ज़मीनें थी उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1% के लगभग थी। आज स्थिति ये है कि वो मात्रा घटकर 0.3% हो गई है। अगर हम बात करें पंजाब जैसे स्टेट की, तो वहाँ पर 0.5% कार्बनिक पदार्थ रह गया है। आखिर हम किस तरफ खेती कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? या हम तो कर ले रहे हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? हमारा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फसल से केवल उत्पादन ही लेते जाना है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि उत्पादकता के साथ साथ हम अपनी भूमि को कैसे स्वस्थ रखें। इस कड़ी में सबसे ज़रूरी बात आती है मृदा की जांच। मृदा की जांच होता क्या है? जैसे यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसान भाई अपनी जो ज़मीनें हैं इसको पहले सॉइल सैंपलिंग कैसे करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जो भी आपको जिस खेत से सैंपल लेना है उस खेत के आप ध्यान दें कि जहाँ पर जैसे गोबर या कुंडी की खाद गिरी हुई है वहाँ से सॉइल सैंपल कभी नहीं लेना चाहिए। खेत का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से कभी नहीं लेना चाहिए। बॉर्डर से हमेशा 5 मीटर अंदर से 5-6 जगहों से मिट्टी की सैंपल को लेके उसको एकत्रित करके उसमें से मात्र आधा केजी जो सॉइल सैंपल होगा उसी की जांच होती है। क्लियर है? केवल आधा केजी सॉइल सैंपल की ही जांच होती है। आगे ध्यान देने वाली बात होती है कि जांच ये होगी कहाँ। जांच तो हर किसान भाई कराना चाहता है, लेकिन ये जांच होगी कहाँ? हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है। कृषि विज्ञान केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध होती है कि वो आपकी भूमि की जांच कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। उसी के आधार पर वो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो वेब इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? वेब इंडस्ट्रीज के धनौरा चीनी मिल में हमारा एक ग्रुप है, मदर यूनिट है। किसान भाइयों के लिए भूमि जांच के लिए हम लोग सॉइल लेबोरेटरी ओपन किए हैं। आप सभी अवगत हैं कि बिड़वी चीनी मिल पिछली साल चली। अभी हम लोग डेवलपमेंट के नए नए स्कीम्स, नए नए तरीके, किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़े, इस पे तो चर्चा करते रहते हैं आप लोगों के साथ। हम लोग ये भी प्लान किए कि यहाँ से सॉइल सैंपल लेकर जाएं और धनौरा चीनी मिल में उसकी जांच हो
और आप लोगों को एक सही पता चले कि नहीं हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है। किसान यही नहीं समझ पाता है कि नहीं हमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, और अब डालना है तो कब, फसल की किस अवस्था में कितना खाद लगाएं। इसी पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो बात आ जाती है कि इससे लाभ क्या है। देखिए, भूमि परीक्षण से पता चलती है कि हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है और किस मात्रा में करना है, फसल के किस स्टेज पर करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपको ज़मीन में जिस फसल की जिस अवस्था में रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल जाएगा। अगर हम गन्ने की बात करें तो कोई किसान भाई ये बता सकता है कि गन्ना फसल हमारा कितना खाद लेता है। एक साइंटिफिक विषय है, अगर कोई किसान भाई 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर पैदावार ले रहा है तो फसल जो है 208 किलोग्राम नाइट्रोजन, 52 किलोग्राम फास्फोरस, 280 किलोग्राम पोटास, 90 किलोग्राम कैल्शियम, 50 किलोग्राम सल्फर और 40 किलोग्राम मैग्नीशियम को जमीन से लेता है। किसान भाई को मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर कोई किसान भाई अपनी ज़मीन से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर का पैदावार ले रहा है तो उसमें एनपीके और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर क्रमशः 208, 52, 280, 90, 50, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वो खेत से लेता है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। हम लोग आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं और ये देखते हैं कि खेतों में कई खेत ऐसे हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर आयरन और जिंक की सबसे कमी दिखाई देती है। आप खुद नोटिस किए होंगे अपने खेतों में कि कुछ पत्ते जो हैं जिसकी पत्ते एकदम सफ़ेद पड़ जाते हैं और उस पर हल्के पीले रंग की धारियाँ होती हैं। तो इसका ये मतलब है कि उसमें आयरन और मैग्नीज की कमी है और नाइट्रोजन की कमी में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो जो आयरन फसल लेता है वो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत से लेता है। अगर हम बात करें कि नहीं फसल में कब कब किस अवस्था में खाद को डालना चाहिए, तो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो करते क्या कि गन्ना बीज का टुकड़ा डाल देंगे उसके बाद खाद का प्रयोग करते हैं। खाद का हमेशा गन्ना बुआई से पहले, अगर जैसे आप लाइन अपनी बना दिए हैं तो सबसे पहले खाद डालना चाहिए, उसके बाद गन्ने के टुकड़ों को लाइनों में डालना चाहिए। पहले खाद फिर गन्ने का टुकड़ा, यही सबसे बेस्ट तरीका है फसल की बेहतर सुरक्षा के लिए और खाद का सही से एब्जॉर्प्शन के लिए। अब बात आ जाती है कि हम खाद डालें कितना। किसानों की भाषा में अगर हम चर्चा करें तो जो डीएपी है 2 धड़ी का बीघा, 2 धड़ी मतलब 10 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। और पोटास जो है वो 25 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से लाइनों में बुआई के समय पे प्रयोग करना चाहिए। सल्फोजिंक जो है वो भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से के लाइनों में डालें। बात ये आ जाती है कि नहीं डालते तो हम हैं लेकिन वो काम नहीं करता। काम ये करता है तब करेगा जब आपकी ज़मीन में सही तरीके से मॉइस्चर होनी चाहिए। आप ये चाहते कि नहीं सिंचाई कर दे, सिंचाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि किसान भाई करते क्या हैं कि पहले खाद का प्रयोग करेंगे उसके बाद सिंचाई करेंगे, जो कि सबसे गलत तरीका है। गलत इसलिए है कि आप देखेंगे कि अगर हम एक गिलास लें और उसमें यूरिया की गोली डालें तो वो घुल के सीधे जितना अगर उसकी सतह होगी उतना नीचे तक वो लीच डाउन करके चला जाएगा। तो जो हमारी खाद करने की काम करने की क्षमता है
उसकी मात्रा एकदम घट जाती है। तो हमें करना चाहिए कि जैसे अगर आप खेत में सिंचाई जब किए हैं, सिंचाई के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब उसमें पैर रखने लायक, सहन करने लायक हो जाए ज़मीन, तब हमें किसी भी खाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई से पहले आप लोगों की भाषा में सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है जिसका हम लोग प्रयोग कराते हैं, वो है कोराजन। कोराजन को सिंचाई से पहले प्रयोग करें, अन्यथा जो भी गन्ने के किसान भाई हैं उसको सभी खाद हो या दवा हो, हमेशा खेतों में नमी होनी चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि ये देखा गया है यहाँ के किसान भाई औसत 7 से लेके 15 स्प्रे गन्ने में करता है, जो कि ये बहुत ही गलत तरीका है। हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि खादों का कब प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हो गई थी गन्ना की बुआई। बुआई के 45 दिन बाद जब उसमें जमाव ले लेता है, फिर हम सिंचाई करते हैं। जब गन्ना आपका घुटने बराबर ऊंचाई का हो जाए, उस समय खाद की दूसरी डोज, पहली टॉप ड्रेसिंग उस समय हम करते हैं। उस समय सिर्फ आपको प्रयोग जो करना है वो है डीएपी और यूरिया, क्योंकि जो डीएपी नहीं, पोटास, क्योंकि डीएपी जो पूरा प्रयोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ बुआई के समय में लाइनों में ही जाएगा, तभी काम करेगा। डीएपी और पोटास के लिए माना जाता है कि ये जो खाद होते हैं ज़मीन में एक जगह जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। ये अगर आप बाहर ऊपर से डालेंगे तो ये काम नहीं करता है। तो कुछ किसान भाइयों का प्रश्न ये रहता है, साहब हमने डाला तो था, देखिए कलर में भी बदलाव आया। तो कलर में बदलाव इसलिए आता है कि जब आप डीएपी डालते हैं तो उसमें 18% नाइट्रोजन होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से जो विजिबल चेंजेज आते हैं, जो आपको दिखाई देता है, वो जो 18% नाइट्रोजन है ये उसकी वजह से है। तो हमें ऊपर से डीएपी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब भी डीएपी का प्रयोग करें वो मिट्टी में हमेशा दबे रहना चाहिए। अब बात आ जाती है कि फोलियर स्प्रे कब करें। जब गन्ना हमारी कमर की साइज का हो जाए उस समय हमें 05234 का प्रयोग करना चाहिए फोलियर स्प्रे में, या इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे पिछली साल फैक्ट्री ने न्यूट्रीफास्ट दिया था। इफ़को की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि किसान भाई प्रयोग भी करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर। ये हो गई कि जब गन्ना हमारा कमर की ऊंचाई का है। अब बात आ जाती है कि दूसरा स्प्रे कब करें। दूसरा स्प्रे तब करें जब गन्ना हमारे कंधे के बराबर का हो जाए, तब हम स्प्रे करें। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तब जाके आपके बेहतर फसल मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर हम मिट्टी की चर्चाओं में आगे चलें तब ये बात आती है कि सुधार कैसे करें हम भूमि में। सब तो चर्चाएं होगी कि नहीं खाद हम कब कब डालें। तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन ये है कि पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन हमें खेत में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा के चलना है। इसके लिए करें क्या किसान भाई, गोबर की खाद हो या केचुए की खाद हो, अंतिम जुताई के समय इसको डालकर खेत की जुताई कर दें। या फिर कोई भी सफसल या फसल लगा रहे हैं उसमें सफसली के तौर पर, या जब भी खाली खेत हमारा है तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप जैसे ढैचा हो गया, सनई हो गया, इन सब का भी प्रयोग करें। इससे होता क्या है, जो भी अगर कार्बनिक पदार्थ खेत में अगर हम लोग ये चर्चाएं करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है। किसान भाई पानी खेत में लगाता है लेकिन वो पानी रिस्क के नीचे चला जाता है, फसल को कम लग पाता है। जो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ सॉइल में जैसे अगर फसल है तो उसको हवा भी तो चाहिए होगा, तो ये हवा का आवागमन भी करती है और जो कार्बनिक पदार्थ है इसकी मात्रा बढ़ाती है। जितना ज़्यादा खेत में कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ही फसल आपका स्वस्थ रहेगा और उतना ही हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को अच्छी भूमि देकर जाएंगे। अगर हम गन्ने की चर्चा करें, किसान भाई करता क्या है कि गन्ने की
ये कहता है कि नहीं, जितना पास लगाएंगे उतनी पैदावार हमारी ज़्यादा मिलती है। ये बहुत ही मिथ है। आपको ये पता है कि गन्ना एक ऐसा फसल है क्योंकि किसी भी एक जो अपना तापमान चल रहा है उसमें सभी को ये सहन कर लेता है। तो इसमें करना ये चाहिए कि जो भी आप बुआई कर रहे हैं इसकी दूरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। दूरी बढ़ाने से होगा क्या कि जो सूर्य की रोशनी है या जो हवा है ये तो हमें भगवान की तरफ से एज ए उपहार मिल रहा है। तो हवा और धूप जब रहेगा और ज़मीन से नीचे खाद पानी मिलेगा तो होगा क्या कि जो आपकी फसल की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जो आपकी लाग लगी है वो सही से काम करेगा, कंपटीशन कम होगा, गन्ने की थिकनेस मोटाई बढ़ेगी, बीज कम लगेगा आपका। अगर हम कुछ साल पहले चलें तो ये होता था कि गर्मी के दिनों में जो हमारा खेत है इसकी जुताई करके हम लोग छोड़ देते थे, तो उसमें जो भी पिछले फसल के अवशेष होते थे या भी जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते थे वो जल के ख़त्म हो जाते थे। लेकिन आजकल की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि खेत तो हमारा खाली नहीं रहता है। अगर हमारा खेत खाली नहीं है, लगातार फसल लेने जाने से हमारी उर्वरक क्षमता एकदम डाउन होती जा रही है। जब तक भूमि में फसल चक्र आप नहीं अपनाएंगे तब तक उत्पादन क्षमता बढ़ने वाली नहीं है। तो अगर इस साल गन्ना लगा है तो फसल को बदल दे, उसमें दूसरी फसल लें, अगला गेहूं कर दें या कुछ दलहनी फसलों का प्रयोग करें। फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बातों को और आगे लेके चलें तो आपने ये देखा होगा कि जो भी हम लोग एक खाद प्रयोग करते हैं सबका एक लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशन उसमें है कि कंपैटिबिलिटी इशू। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ किसी भी अदर खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसान भाइयों का अक्सर प्रश्न रहता है कि इसमें साहब ये मिला दें, डीएपी के साथ मिला के डाल दे क्या। तो ये मैं मंच से कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ किसी अन्य खाद को न मिलाएं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। अब प्रश्न है आप लोगों से। हमने शुरू में चर्चा ये किया था कि जब भी आप गन्ने की फसल उगाते हैं तो उसमें जो गन्ना फसल है वो ज़मीन से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लेने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो कोई किसान भाई हमें ये बता दे फास्फोरस ज़मीन से कितना लेता है? 52 किलो लेता है जी। 52 किलोग्राम। 52 किलो। ठीक, बहुत सही जवाब है, धन्यवाद। आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए, तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये तमाम बातें हमारे किसानों को बताने के लिए। और आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब एक और महत्वपूर्ण विषय कि आपको अपनी गन्ने की जो फसल है उसे कैसे स्वस्थ पैदावार आप ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन आपको मिले, उसके लिए इफ़को के कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त उत्पादन में मदद करते हैं। तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं, RMM ऑफ वेस्टर्न यूपी इफ़को MC से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। परम आदरणीय मंच उपस्थित सभी वक्तागण एवं इस हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित किसान बंधुओं, आप सब लोगों का मैं इफ़को और इफ़को MC की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफ़को फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है। अब फसल सुरक्षा के लिए इफ़को जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफ़को MC के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है। इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई। अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया। भाई धुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई। ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है। इगाव से, जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है। इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई,
इसके बारे में ज्यादा तो इफ्को एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे। हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफ्को एमसी का इगाओ, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है। जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है। इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं। और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है। एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए। सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाओ का छिड़काव करें। क्या आपको पता है कि इगाओ की एक बड़ी खूबी यह भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें। सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें। छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफ्को एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये इगाओ मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifkobazar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी। इगाओ, सुंडियों का संहार, फसलों और पर्यावरण से प्यार। आज का विषय, जैसा कि फसल सुरक्षा से संबंधित मेरा विषय रहेगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैं एक पैकेट दिखा रहा हूं, शायद आप लोग जानते होंगे, देखा होगा आपने। देखा है क्या? हाथ उठा के प्लस हाथ उठा के बताइए। तो क्या उत्पाद है, कोई बता सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, शिरासागी। क्योंकि मैं सिर्फ सबसे पहले शुरुआत यहां से इसलिए कर रहा हूं, इस क्षेत्र के तमाम किसान शिरासागी का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, और कहीं ना कहीं इससे कुछ लाभ मिलते हैं। और इस विषय पे आज चर्चा है, तो फसल सुरक्षा से संबंधित भी बात होगी और शिरासागी के बारे में भी डीप में बताऊंगा ही मैं। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी हद तक जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर मैं चर्चा कर पाऊँ, क्योंकि गन्ना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत तरह के कीट और बीमारियां आती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम कवर अप कर पाऊँ इसमें। फिर भी तमाम समस्याएं रह जाती हैं, तो कोई भी संबंधित सवाल रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हमारा स्टॉल भी लगा है, आप स्टॉल पे भी जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ अगर आवश्यकता लगती है तो आप यहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे। साथियों, हम गन्ना के ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं सहारनपुर में, जहाँ गन्ने का गढ़ कहा जाता है इसको। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बस प्रकाश डालता हूँ, पूरे भारत में जितना गन्ना उत्पादन होता है उसका 36% गन्ना हम उत्तर प्रदेश से उत्पादित करके देखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और गन्ने के उत्पादन में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं जो आपके सामने जूझ रही हैं, जिन समस्याओं से आज हर किसान, हर चीनी मिल, पूरा सरकारी विभाग, गन्ना विभाग सब परेशान है, त्रस्त हैं, उसके समाधान का आप लोगों के माध्यम से ही कोई न कोई रास्ता देखा जा सकता है। हम रास्ते बताएंगे, लेकिन प्रयोग आपको ही करने होंगे। सबसे पहली शुरुआत है कि हम स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, बीमारी रहित बीज का प्रयोग करें तो अधिकतम लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, आप सब जानते हैं 0238 एक ऐसी शानदार वैरायटी हमारे बीच आई और मजबूरन हमें उसे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन गंभीर बीमारियों की वजह से उस पर उत्पादन, मतलब हमारे एंड से उत्पादन आज भी अच्छा है उसमें,
कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि शुगर रिकवरी भी हाईएस्ट थी इसकी। आज चीनी मिल्स परेशान है क्योंकि शुगर मिल्स को रिकवरी चाहिए, उतनी रिकवरी इसमें नहीं मिल पा रही है क्योंकि बीमारियाँ ऐसी डोमिनेट डेवलप हो गई हैं। तो सबसे पहली शुरुआत करिए कि अच्छा बीज का प्रयोग करना शुरू करिए जो बीमारी रहित हो। गन्ने में कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हालांकि आप सब गन्ने के किसान हैं, जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा आप लोग गन्ना उत्पादित करते आए हैं, तो मैं छोटी सी संक्षिप्त में इस बारे में बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहली स्टेज कहती है इमर्जिंग स्टेज, जब गन्ने का जमाव हो रहा होता है। ये अमूमन बुआई के बाद 60 दिन तक गन्ने का जमाव सामान्य तौर पे देखा जाता है, तो वो स्टेज इमर्जिंग स्टेज कहलाती है। और इसके बाद की जो स्टेज आती है वो टिलरिंग स्टेज आती है। टिलरिंग स्टेज को सामान्य तौर पे 60 से 130 दिन के अंतर्गत माना जाता है। गन्ने में टिलरिंग मतलब कल्ले निकलने की बात हो रही है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें पूरे साल कल्ले हमेशा निकलते हैं, लेकिन जो 60 दिन से 130 दिन के अंदर जो भी कल्ले निकल पाते हैं वही उत्पादन दे पाते हैं, गन्ना बन पाते हैं। तो अधिकतम उत्पादन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्टेज है वो ये है 60 से 130 दिन। मैक्सिमम ग्रोथ स्टेज, जब गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है, गन्ना पड़ना शुरू होता है, गन्ने की पोरी बननी शुरू होती है, वो स्टेज है 130 से 250 दिन। और अलग अलग वैरायटीज़ के आधार पे अलग अलग स्टेजेस पे गन्ने का मैच्योरिटी आती है, जो 250 दिन से 360 दिन तक लगभग मैच्योरिटी आती है। अलग अलग वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग रहता है। यहाँ मैंने कोशिश करी है, हालांकि बहुत छोटा छोटा आपको विजिबिलिटी नहीं आएगी, मैंने अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन सी समस्याएं गन्ने में सामान्य तौर पे आती हैं उसको डालने की कोशिश करी थी यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे शब्द हैं तो आपको देख नहीं पाएंगे। जैसे शुरुआत होती है बुआई की, तो बुआई पे किन किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोग प्रयोग करते हैं दवाइयों का। इसके बाद टिलरिंग स्टेज पे कौन कौन सी दवाइयाँ आवश्यक होती हैं। फिर जब केन फॉर्मेशन स्टेज आती है, टिलरिंग स्टेज से आगे मैक्सिमम ग्रोथ स्टेज आती है, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होती है। और मैच्योरिटी तक कोई आवश्यकता वैसे दवाइयों की नहीं रहती है, तो वो स्टेज में डालने की कोशिश करी थी। मैं कोशिश करूँगा कवर अप करने की आगे प्रेजेंटेशन में। तो गन्ने में खरपतवार एक गंभीर समस्या है। गन्ने में तीनों तरह के खरपतवार होते हैं। सामान्य तौर पे चौड़ी पत्ती के, संकरी पत्ती के और घास वर्गीय तीनों तरह के खरपतवार गन्ने में पाए जाते हैं। और ये कहते हैं कि यदि गन्ने में खरपतवार मुक्त खेत हम कर पाएँ, खासतौर से टिलरिंग स्टेज पे, क्योंकि अधिकतम कल्ले निकलते हैं, तो गन्ने की अधिकतम पैदावार आ जाएगी। और खरपतवार का नियंत्रण करने और ना करने में अंतर ये महसूस होता है कि लगभग 12-14% से लेके 35% तक गन्ने की पैदावार में नुकसान देखा गया है, सिर्फ खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण ना होने पे। तो इसके लिए इफ्को के पास बहुत सारे उत्पाद हैं, करीब करीब 8 उत्पाद अलग अलग हैं। यहाँ भी जो उत्पाद दिए हुए हैं, मैं उसके अलावा एक और उत्पाद की बात कर रहा हूँ। यूटोरी के नाम से एक उत्पाद फिलहाल हमारे पास आता है। यूटोरी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 115 ml प्रति एकड़ यूटोरी का प्रयोग करते हैं गन्ने में खरपतवार के लिए। सामान्य तौर पे चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और घास वर्गीय खरपतवारों पे भी नियंत्रण पाया जा सकता है यदि यूटोरी का उपयोग करते हैं। यूटोरी 115 ml का प्रयोग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर करेंगे। और कट नोजल, कोई भी खरपतवार नाशक कभी भी प्रयोग होगा किसी भी फसल में, तो प्रयोग कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ कट नोजल से उसका प्रयोग किया जाए। तो यूटोरी के प्रयोग से लगभग सब तरह के खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं। मोथा एकमात्र ऐसी घास है, खरपतवार है, जिसपे बहुत 100% कंट्रोल नहीं कर सकता यूटोरी का, लेकिन 1 महीने के लिए मोथा सफ़ेद हो जाता है। यदि मोथा सफ़ेद हो गया, हरापन नहीं है, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। ऐसी स्थिति में गन्ने के कल्ले आगे बढ़ जाते हैं और ऊपर निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक कारगर है। 1% कोई नुकसान इसका गन्ने पर नहीं आता है और गन्ने की बढ़वार और डेवलपमेंट चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो यूटोरी का प्रयोग गन्ने में खरपतवार के लिए मेरी तरफ से सिफारिश आप लोग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, रेड रॉट, लाल सड़न रोग बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसने बहुत अच्छी वैरायटियों को ख़त्म कर दिया। और अब जो अब तक की सबसे अच्छी वैरायटी 0238 थी, हमें मजबूरी में उस वैरायटी को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि शुगर मिल्स और डिपार्टमेंट चाहते हैं कि रिकवरी ठीक आए, वैरायटी भले चेंज करनी पड़े, क्योंकि बीमारी मुक्त होगा गन्ना तभी शुगर मिल्स में रिकवरी मिलेगी। तो इससे बचाव के रास्ते मैं बताता हूँ। बीज उपचार सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि स्वस्थ बीज
जो आपको सब पहले स्लाइड में दिखाया था कि स्वस्थ बीज लीजिए और उसके बाद बीज उपचार करना आवश्यक है, क्योंकि गन्ने में जब गन्ने की पैडी की बुआई करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं कटा हुआ गन्ना होता है और कोई भी खुले घाव में इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप जानते हैं। और रेड रॉट एक ऐसी समस्या है, लाल सड़न रोग एक ऐसी समस्या है जिसके स्पोर्स मिट्टी में और बीज में लगभग सब जगह पे उपलब्ध हैं और मिट्टी में बहुत ज़्यादा तादाद में उपलब्ध है। तो इसके बचाव के लिए बीज उपचार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बीज उपचार के लिए हम सिफारिश करते हैं मोयाशी। इफ्को का उत्पाद आता है मोयाशी के नाम से। इसमें टेक्निकल है थायोफेनेट मिथाइल। सामान्य तौर पे कई तरह के उत्पाद बीज उपचार में इसमें प्रयोग होते हैं, लेकिन अब तक की केमिस्ट्री में सबसे अच्छा उत्पाद थायोफेनेट मिथाइल है, जो इफ्को का मोयाशी के नाम से आता है। हम सिफारिश करते हैं। बीज उपचार के अलग अलग तरीकों पे बात पहले मैं कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज उपचार का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है मोयाशी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और उस पानी के घोल में जो गन्ने की कांची हैं, जो गन्ना आपने काटा हुआ है बिजाई के लिए, उन कांचियों को कम से कम 15 से 20 मिनट भिगो कर रखिए और उसके बाद निकाल के नालियों में बुआई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा और कारगर तरीका बीज उपचार का है। इसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस मोयाशी के केस में कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। और कहीं ना कहीं एक उत्पाद शिरासागी का प्रयोग करेंगे, आगे मैं उसमें कवर अप करूंगा। जब उसका ड्रेंच करने जाएंगे उसमें भी मोयाशी का प्रयोग ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और यदि पेड़ी गन्ने में आप प्रयोग करना चाहते हैं और अक्टूबर की गन्ने में बुआई अक्टूबर के गन्ने की बुआई में जो इधर अप्रैल और मई में प्रयोग करना चाहते हैं, तो मोयाशी को ड्रेंचिंग विधि से 350 से 400 लीटर पानी में आधा किलो मोयाशी का घोल बनाइए और नोजल खोलने के बाद जड़ों के पास लाइन में उसकी ड्रेंच करते रहिए और पीछे से पानी लगा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर, UPCSR शाहजहाँपुर की मैं बात करता हूँ, वहाँ ये प्रूवन है, वहाँ उन्होंने टेस्ट करके देखे हुए हैं कि यदि थायोफेनेट मिथाइल से ड्रेंचिंग की जाती है तो जिस लाइन में, किसी एक लाइन में गन्ने में लाल सड़न रोग की शुरुआत हो रही है, शुरुआती लक्षण कब देखने को मिलते हैं? अप्रैल इवन मई में खासतौर से शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं। ज़्यादा तादाद में जो है जुलाई और अगस्त में देखने को मिलता है। तो शुरुआती लक्षण जो जुलाई में आप मई में आप जब देखोगे तो ऐसी अवस्था में मोयाशी, जैसे कि किसी लाइन में किसी एक गन्ने में लाल सड़न रोग डेवलप हो रहा है, उस अवस्था में यदि आप मोयाशी का आधा किलो प्रति एकड़ पानी में घोल बनाइए 350 से 400 लीटर पानी में और लाइन पे ड्रेंच करिए, तो ड्रेंचिंग के माध्यम से आपको ये नोटिस होगा कि वो बीमारी एक गन्ने से दूसरे गन्ने में नहीं बढ़ी। मतलब बीमारी की रोकथाम है। ये नहीं कहता कि वो गन्ने में से बीमारी खत्म हो जाएगी, नहीं होती है, लेकिन अगले गन्नों में ना जाए उसके लिए आप इस माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसी समय एक और बीमारी समस्या देखने को मिलती है, पोक्का बोइंग। गन्ने में पोक्का बोइंग 0238 वैरायटी में डोमिनेट था, काफ़ी आता था। तो अगर आपने गन्ने में मोयाशी का ड्रेंच कर लिया है या स्प्रे कर लिया है या खाद में मिला के भी आपने इसका जड़ के पास प्रयोग कर लिया है, तब भी पोक्का बोइंग पे कंट्रोल मिल सकता है। कारण ये है, मोयाशी के अंदर जो टेक्निकल है थायोफेनेट मिथाइल, ये एकमात्र टेक्निकल ऐसा है फफूंद नाशक में जो गन्ने की फसल में या किसी भी फसल में पौधे में जड़ से अवशोषित होता है तो पत्तियों तक असर देता है, और पत्तियों पे स्प्रे हो तब भी जड़ तक असर देता है। मतलब एक्रोपेटल और बेसिपेटल दोनों की तरफ से ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पौधे में मूवमेंट करता है। इसलिए ये उत्पाद अच्छा है और आपके लिए अधिकतम लाभ दे सकता है। तो अब बात करते हैं बीमारी। दो खासतौर से बीमारी नोटिस हुई थी गन्ने में, मैंने उनको कवर अप किया है। कोई समस्या बचेगी तो आप पूछ लेना। एक गंभीर समस्या जो अर्ली शूट बोरर, अपने कणसुआ भी कहते हैं इसको, तो गन्ने में अपने बुआई के बाद गन्ने का जब जमाव आता है तब से लेकर कणसुआ शुरू हो जाता है और अर्ली शूट बोरर से बढ़ के टॉप बोरर तक पहुँचते पहुँचते जब तक जुलाई अगस्त चलता है, इस तरह के इंसेक्ट, इस तरह के कीट आपको लगातार गन्ने में नुकसान देते रहते हैं। तो इससे बचाव के लिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा कीट है जो सब जानते हैं इसके बारे में। ऐसा कोई खेत बचा नहीं होगा जिसमें इसका प्रयोग, मतलब ये कीट ना आया हो। तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, कुछ लक्षण इसमें देखने की कोशिश करी गई है कि जब ये कीट नुकसान करता है तो पोंगी, गन्ने की पोंगी सूखने लग जाती है, कणसुआ लग जाता है। तो मैं इसके इलाज की तरफ जाता हूँ।
हमारे पास करीब करीब 12 उत्पाद ऐसे हैं जो कनसूए से आपको निजात दे सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, जो नए उत्पाद के हिसाब से जो बात कर रहे हैं हम, जो आपके लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, काशिमा। इसमें क्लोर इंट्रानिलिप्रोल दानेदार फॉर्म में है। इसका प्रयोग 7.5 से 8 किलो प्रति एकड़ आप काशिमा का प्रयोग करने से आप अर्ली शूट बोरर, इवन टॉप बोरर पे भी कंट्रोल पा सकते हैं। तरीका वही है जैसा कि बताया गया था। कोई भी कीट जब गन्ने में दिखाई देता है, ख़ास तौर से मैं रिकमेंड करता हूं जब गन्ना 45 दिन से 60 दिन की अवस्था में हो और आपने कीटनाशक के तौर पे अगर अर्ली शूट बोरर का कंट्रोल करना है, अगर ना आया हो अर्ली शूट बोरर, तब कंट्रोल करने के लिए काशिमा का प्रयोग करें। यदि शूट बोरर आ गया है और आप कंट्रोल करने जा रहे हैं तो पहले एक स्प्रे करिए, क्योंकि जो शूट बोरर दिख रहा है वो 5-10% दिखता है, वास्तव में ज़्यादा गन्नों में ये नुकसान कर चुका होगा। और स्प्रे जो भी करेंगे उससे पहले कंट्रोल मिलेगा। और दानेदार कीटनाशक को उसके 8 दिन के बाद आप बुआई करवा दीजिए, क्योंकि दानेदार कीटनाशक कोई भी जब आप प्रयोग करेंगे तो करीब करीब 8 दिन लगते हैं जो पौधे के सिस्टम में जाता है, और 8 दिन बाद वो कीट पे नियंत्रण करेगा, तो कहीं ना कहीं पौधे में नुकसान आपके बढ़ेंगे। तो पहले आप एक स्प्रे करिए। स्प्रे के लिए इफ्को एमसी का एक उत्पाद आता है हिमाबारी, आधा लीटर प्रति एकड़ हिमाबारी का प्रयोग कर लेंगे। सस्ते खर्चे की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्प्रे करने के बाद आप काशिमा का प्रयोग करने जा रहे हैं तो बहुत महंगे उत्पाद की आवश्यकता यहाँ नहीं होगी, इसलिए तो हिमाबारी को आधा लीटर प्रति एकड़ आप स्प्रे करिए। 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर निश्चित तौर पे आपको शूट बोरर में कंट्रोल मिल जाएगा। और इसके बाद 8 दिन के बाद आप काशिमा का प्रयोग 7.5 से 8 किलो प्रति एकड़ आप प्रयोग करवा सकते हैं। गन्ने की गंभीर समस्या टॉप शूट बोरर, पिछले 2-3 सालों में यहाँ शुगर मिल्स के ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और आप सब किसान हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में टॉप शूट बोरर ने बड़े गंभीर अटैक करे हुए हैं गन्ने में। इसके नतीजे देखोगे आप तो मई से टॉप बोरर देखने को मिल जाता है। 4th 5th ब्रूड मई में ही आ जाता है, जून में और जुलाई में भी इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए 2 उत्पाद, एक तो जो काशिमा मैंने बताया था, काशिमा की उत्पाद को पहले प्रयोग करना है, क्योंकि ये दानेदार कीटनाशक है और गन्ने के अंदर सिस्टम में जाके करीब 60-70 दिन 80 दिन आराम से कंट्रोल देगा। गन्ना उस समय छोटा होता है तो आराम से कंट्रोल करता है। ये सिम्टम्स नॉर्मली शूट बोरर के जो ऊपर से पोंगी सूखने लग जाती है, आपको पता है गन्ना बड़ा होता है उस समय। तो टॉप शूट बोरर का कंट्रोल करने की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको मैंने बताया था उत्पाद काशिमा, यदि आपने काशिमा दानेदार का प्रयोग कराया हुआ है तो 60-70 दिन 80 दिन तक आराम से कंट्रोल देता है। उसके बाद जब स्टेज आती है 45 दिन से लेके 70-80 दिन में कंट्रोल कर लेंगे। जब 90 दिन की स्टेज आ जाए, 100 दिन की स्टेज आ जाए, 120 दिन की स्टेज आ जाए और गन्ना आपका सुरक्षित है, लेकिन टॉप शूट बोरर आसपास के खेतों में आना शुरू हो जाता है, तो आप शीमो का प्रयोग कराइए। शीमो का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आराम से 80-90 दिन तक टॉप शूट बोरर पे हर एक ब्रूड पे कंट्रोल करता ही करता है। एक बहुत अच्छी बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काशिमा हमारा 4 किलो का पैकेट 600 से 650 रुपये तक बाज़ार में आराम से मिलता है, हमारे स्टोर्स पे आपको मिलेगा। और शीमो 150 ml शीमो को 350 से 400 लीटर पानी में घोल बना के नोजल खोल के जड़ के पास ड्रेंच करते रहिए और उसके बाद पीछे से पानी लगा दीजिए, तो आराम से टॉप बोरर पे कंट्रोल मिल जाएगा। और इसका बाजार मूल्य 1050 रुपये किसानों के लिए उपलब्ध है, 150 ml का। आराम से आप लोगों के लिए अच्छे उत्पाद सही मूल्य पे उपलब्ध रहेंगे हमारे यहाँ से। तो ये मैंने शूट बोरर और टॉप बोरर की बात करी है। एक बहुत गंभीर कीट आपके क्षेत्रों में देखा गया है पिछले कई सालों पे, इसको कोड़ना भी कहते हैं, आपके यहाँ गोलुआ भी कहते हैं, शायद सफ़ेद गिंडार भी कहते हैं, वाइट ग्रब भी कहते हैं। ये गंभीर समस्या है कि नहीं है? मैं सफ़ेद गिंडार के बारे में चर्चा इसलिए ला रहा हूँ, ये एक ऐसा कीट है, सामान्यतः गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। तो सफ़ेद गिंडार को और दीमक, जो मिट्टी के अंदर के जो भी कीट हैं, मैं उनके इलाज के लिए एक उत्पाद बताने जा रहा हूँ। सफ़ेद गिंडार के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये एक ऐसा कीट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 साल की होती है। ये कीड़ा 2 साल तक जिंदा रहता है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पौधों को ये शिकार बनाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इस समय अप्रैल मई जून में जो गर्मी बढ़ेगी, तो आप ये महसूस करोगे
यहाँ पॉपुलर के पेड़ खूब हैं, पॉपुलर है, बबूल है, नीम है, इन सब की पत्तियाँ खाई हुई सी लगती हैं। तो जो बीच में जो कीट दिख रहा है, जो रेडिश कलर का लाल रंग का, जो ये जब भंवरा जब बढ़ जाता है तो ये उन्हीं पेड़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और जैसे ही चौमासी की पहली बरसातें शुरू होती हैं, तो चौमासी की पहली बरसातें होते ही इनका प्रजनन का समय होता है और ये क्रॉस करते हैं। तुरंत बाद में चौमासी की बरसातों के तुरंत बाद ये मिट्टी में आके अपने अंडे छोड़ते हैं 2 से 3 इंच नीचे। वो समय कब होता है? जून का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, चौमासी की पहली बरसातें वहीं शुरू होती हैं। तो उस समय जब ये अपने अंडे छोड़ते हैं तो आप ये महसूस करोगे कि सामान्यतः गन्ने की बढ़वार चल रही होती है और बरसातें जैसे शुरू होती हैं तो गन्ने की बढ़वार बहुत तेज़ी से बढ़िया बढ़वार होती है एकदम से। तो ये जुलाई का समय होता है जब बढ़वार बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और 10 से 15 दिनों में जब इसके अंडे हैच करते हैं और उसके बाद में वो कीट बन के जाके गन्नों का रस चूसना शुरू करते हैं नीचे से, तो आपने ये देखा होगा जो बढ़ता हुआ गन्ने का पूरा खेत एक सार दिखता है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिख रहा है। होता कि नहीं होता है? तो जहाँ कहीं भी ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण दिखते हैं, ये मान के चलिए वहाँ वाइट ग्रब का असर नीचे आ गया है। और वाइट ग्रब का असर आने पे पूरे मूड़ के मूड़ सूखने लग जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सारा का सारा गन्ना, पूरी लाइनें सूख जाती हैं। ये वाइट ग्रब के असर होते हैं, क्योंकि ये उत्पाद, कोई भी उत्पाद आप किसी भी तरह के न्यूट्रिशन दे रहे हो, आप कोई भी खाद दे रहे हो, ये रास्ते में सारा रस चूस लेता है और गन्ने को डेवलप होने नहीं देता है। ये सामान्य तौर पर लक्षण इसके देख सकते हैं आप लोग। और ये मिट्टी में 2-3 इंच से लेकर 18 इंच नीचे तक पाया जाता है। 18-20 इंच नीचे तक किसी भी उत्पाद, किसी भी कीटनाशक, मिट्टी की लेयर इतनी होती हैं, छन्नियाँ इतनी होती हैं कि वहाँ तक कोई भी उत्पाद नहीं पहुँच पाता है सामान्य तौर पे। तो इसका इलाज या तो बुआई के समय पे हो जाए या एक ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाभ इसके कई अलग अलग मिलते हैं। तो कैसे कैसे करना है कि ये गन्ने की जड़ को ना चूसे, बस ये हमारा उद्देश्य है। कीट खत्म होता है कि नहीं होता, ऐसी कोई उत्पाद की अभी तक नियंत्रण क्षमताएं नहीं है। एक बड़ी बात ये है, ये कीट जो भी है ये सूंघने को, स्मेल को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। तो ऐसा कोई भी कीटनाशक जिसमें बदबू आती है, स्मेल आती है, ये कीट उस कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता, उसके टच में नहीं आता है। तो इसलिए बहुत कम कीटनाशक हैं जो इस कीट को नियंत्रण में ला पाते हैं। एक दीमक बड़ी गंभीर समस्या है, भूमि के कीटों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने वाइट ग्रब का बताया था, दूसरा दीमक का बता रहा हूँ। दीमक आप सब जानते हो, कॉलोनी बना के रहती है। दीमक का असर सामान्य तौर पे बुआई से लेके और चौमासी की बरसातों तक होता है। जैसे ही बरसातें शुरू हो जाती हैं दीमक थोड़े नीचे चली जाती है। तो बरसातों से पहले दीमक का नुकसान गंभीर होता है, बरसातों के तुरंत बाद सफ़ेद गिंडार का नुकसान गंभीर होता है। तो आपको दोनों ही जगहों पे इसका नियंत्रण आवश्यक है। और कैसे कर पाएंगे मैं उसके बारे में आगे बताता हूँ। शिरासागी, इस उत्पाद के बारे में आप तमाम किसान जानते हैं, इसके रिजल्ट्स के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। फिर भी मैं इसकी प्रयोग विधि और सही तरीका आपको एक बार बता देता हूँ। शिरासागी एक ऐसा उत्पाद है जो वाइट ग्रब पे सामान्य तौर पे 80-90 दिन तक कंट्रोल करता है, लेकिन दीमक पे 290 दिन तक कंट्रोल करता है। आज तक दीमक पे कंट्रोल करने के लिए इतना लंबा असर रखने वाला कोई उत्पाद नहीं है। तो ये शिरासागी अपने आप में अद्भुत उत्पाद है। शिरासागी के बारे में आप तमाम किसान भाई जानते हैं, मैं फिर भी रिफ्रेशिंग एक बार बताऊंगा कि उत्पाद क्या है और कैसे काम करता है। प्रयोग विधि बताता हूँ। शिरासागी की डोज में खास तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपसे लिंक्ड होगी। शिरासागी का ध्यान रखना, डोज के बारे में बात कर रहा हूँ। तमाम कंपनियां और तमाम लोग आपको भ्रमित करते हैं कि 100 ग्राम या 150 ग्राम एकड़ में प्रयोग कर लेना, कभी मत करना। अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो 180 से 200 ग्राम शिरासागी प्रति एकड़ प्रयोग होगा। 180 से 200 ग्राम शिरासागी प्रति एकड़ प्रयोग होगा। और शिरासागी का प्रयोग करने के लिए सही विधि ये है कि 300 से 350 लीटर पानी में शिरासागी का घोल बनाइए। 300 से 350 लीटर पानी में शिरासागी का घोल बनाइए। और जब आप गन्ने की बिजाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले नालियाँ बनती हैं, नालियों में खाद डाला जाता है। ठीक है, नालियों में खाद डालने के बाद गन्ने की पोरी डाली जाती हैं। गन्ने की पोरी डालने के बाद में शिरासागी को नोजल खोल लीजिए, 350 लीटर पानी का जो घोल बनवाया था, शिरासागी का ड्रेंच करिए गन्ने की पोरियों के ऊपर। सबसे बेहतर और सबसे लंबे समय तक असर देने के लिए 180 से 200 ग्राम शिरासागी। और इसी में मोयाशी, मैंने एक बार चर्चा शुरुआत में करी थी बीज उपचार के लिए, मोयाशी के लिए।
मैंने कहा था मोयाशी का आप ड्रेंच कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप कहीं ऐसी अवस्था में घोल बना के जिसमें गन्ने की कांची भिगोनी होती हैं, वो उस अवस्था को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, पानी बड़ा टब नहीं हो पाया आपके पास या ड्रम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे करें? तो इलाज ये है, 350 लीटर पानी में घोल बनाइए शिरासागी का, इसी में 250 ग्राम मोयाशी का घोल बनाइए और नाली पे गन्ने के ऊपर कांची पे ड्रेंच कर दीजिए, मोटी धार से खूब सारा पानी डाल दीजिए। 350-400 लीटर पानी इसलिए कह रहा हूँ ताकि खूब वहाँ तर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गए, कीटनाशक मिल गया कीटों से बचाओ और दूसरा फफूंदनाशक भी मिल गया जो बीमारी से बचाव देगा। तो ये एक तरीका मैंने बताया शिरासागी का प्रयोग करने का। इसके लाभ क्या क्या होंगे वो एक सरसरी नज़र में आपको बता देता हूँ मैं। शिरासागी के लाभ ये मिलेंगे आपको, एक तो जिस खेत में बिजाई में आपने शिरासागी और मोयाशी का प्रयोग किया है, गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होगा। इसी घोल में कोई भी आप न्यूट्रिएंट अगर देना चाहते हैं तो आप वो भी घोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कंपेटेबिलिटी में इशू नहीं आए अगर न्यूट्रिएंट के घोल में इशू ना आए तो। ठीक है, तो एक तो जमाव बहुत अच्छा होगा, जमाव से ही अच्छे और तगड़े कल्ले निकलेंगे। जो सामान्य तौर पे गन्ना 1 महीने के आसपास आता है, जब गन्ना उग के आता है तो शुरू से ही शूट बोरर भी देखने को मिलता है, होता है कि नहीं होता है? तो उस अवस्था में शूट बोरर पे भी कंट्रोल आपको मिल जाएगा, शुरू में कोई कीट नहीं लगेगा। और शिरासागी जिस खेत में प्रयोग हो जाता है 2.5-3 महीने तक रस चूसने वाले कीट भी नहीं लगते हैं। मतलब ये कि आपने शिरासागी के प्रयोग करा बिजाई में, जमीन से संबंधित जो कीट है उन पे नियंत्रण मिलेगा, शुरुआती अवस्था में कनसुआ पे भी कंट्रोल रखेगा और कहीं ना कहीं रस चूसने वाले कीटों जैसे ब्लैक बग, काली चींटी, बड़े गंभीर कीट है, उस पर भी आराम से कंट्रोल मिलेगा और किसी तरह के रस चूसे कीट होंगे उन पर भी कंट्रोल रखेगा। तो एक उत्पाद कई अलग अलग कीटों पे कंट्रोल देता है। जो मैंने बात करी कनसुआ को कंट्रोल करता है, तो आप चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि कनसुआ तभी लगता है जब गन्ने में सिंचाई की कमी हो या सही समय पर सिंचाई ना हो पाए, सिंचाई लेट हो जाए। यदि गन्ने में सिंचाई लेट होती है तो दुनिया का कोई भी कीटनाशक कनसुआ के आने से नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, शुरुआत अवस्था में जब भी गन्ना 45 दिन का हो, 30 दिन का हो, 50 दिन का हो, गन्ने में यदि कनसुआ लग जाए तो आप शिरासागी लगा हुआ है, आपको कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अच्छे से पानी लगा दीजिए, जैसे कि ये मिट्टी में पड़ा हुआ है, ये पूरे सिस्टम में रोटेट हो जाएगा और 7 से 8 दिनों में कनसुआ आराम से कंट्रोल हो जाएगा। तो शुरुआती अवस्था में उसको आराम से कंट्रोल करता है, ये आपके लिए तसल्ली देगा। तो मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कीट से संबंधित कंट्रोल करी हुई, ये शिरासागी की लगभग चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। मैंने तरीका बताया था बिजाई के समय पे इसका प्रयोग करने का, अब तरीका बता देता हूँ। यदि अक्टूबर में बिजाई करी है आपने और उसमें इस समय गंभीर समस्या कब आएगी, जब जून जुलाई का समय आएगा, तो ऐसी अवस्था में शिरासागी को ड्रेंच के माध्यम से भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप नोजल खोल के जड़ पे ड्रेंच करवा दीजिए, तो वाइट ग्रब और टर्माइट पे इजीली अच्छे से कंट्रोल मिल सकता है। पेड़ी के खेत में भी इसका प्रयोग ड्रेंच के माध्यम से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मोयाशी का भी अगर ड्रेंच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं रेड रॉट और पोका बोइंग, इन दोनों से आपको निजात मिल सकती है। तो ये तो बात रही शिरासागी की। एक बहुत गंभीर समस्या है, चीनी मिल के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, गन्ने के विभाग के सब लोग हैं। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा जुलाई अगस्त के आसपास में गन्ने की पत्तियां ऊपर गोला कटा हुआ मिलता है, पत्तियां कटी हुई होती हैं, है ना, पत्तियां कटी हुई होती हैं और पत्तियों पे काले काले रंग की कीट की लेटरिन पड़ी मिल जाती है आराम से। और हमारे किसान भाई तमाम भ्रमित होते हैं कि शायद ये टॉप बोरर लगा हुआ है। पिछले 3-4 सालों से हमने डीपली ये नोटिस किया हुआ है, ये फॉल आर्मी वर्म है और ये नया कीट आपको गन्ने में देखने को मिल रहा है। इसकी गंभीर सिवियरिटी, इतनी गंभीरता है इसकी, 2017 में ये पहली बार नोटिस हुआ था और 2019 में और 2020 में समुद्र तट के जितने भी प्रदेश थे भारत के, उन सारे प्रदेशों में मक्का बहुतायत मात्रा में होती है और मक्का की फसल में 100% नुकसान किया है इस कीट ने। इतनी गंभीर कीट है ये। तो इसका इलाज के लिए इसलिए कह रहा हूँ ये बात, आप उस समय सोचते हो ये टॉप बोरर है, ये टॉप बोरर नहीं होता है। आप देखोगे जो लक्षण बताए थे मैंने, नोटिस करना, ऐसे कीट अगर देखने को मिले, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो इमामेक्टिन बेंजोएट, एक सस्ता और अच्छा कीटनाशक के बारे में बात कर रहा हूँ। इमामेक्टिन बेंजोएट ईगाओ के नाम से इफ्को का आता है, सामान्यतः 100 ग्राम तमाम फसलों में प्रयोग होता है कीट मारने के लिए, लेकिन गन्ने के इस कीट को मारने के लिए 200 ग्राम ईगाओ का प्रयोग आपको करना होगा स्प्रे के माध्यम से। या एक उत्पाद हमारा इरुका आता है, तो 200 ml इरुका 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से कीटनाशक पूरी तरह से मैं कवर अप करता हूँ। अधिक और जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप हमारे
आप बाहर हमने स्टॉल लगाए वो वहाँ से ले सकते हैं या हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7007152386। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ 7007152386। कोई भी जानकारी यदि आप कभी भी मांगेंगे तो सामान्य तौर पर मैं देता हूँ। कहीं मीटिंग में या किसी कारण से फ़ोन ना उठा पाऊँ, आप निश्चिंत रहिए, मेरा कॉल बैक जरूर आएगा आपके पास। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल पूछिएगा। एक सवाल के बारे में बात हुई है तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि एक ऐसी समस्या के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो हर गन्ना किसान के लिए आज मुसीबत बनी हुई है। मेरा सवाल है, सिर्फ हाथ उठाएंगे, माइक पहुँचेगा और मैडम उसको जवाब तभी देना है, ठीक है? तो मेरा सवाल है, गन्ने में लाल सड़न रोग को बचने के लिए मैंने किसी एक उत्पाद का नाम बताया था, उस उत्पाद का नाम बताइए प्लीज़। मायोसी। बहुत अपना अच्छा नाम बताइए, गांव का बहुत नाम, अच्छा फिर सवाल का जवाब। मायोसी है जी। मेरा नाम चंद्रशेखर, ग्राम सडोली। श्री चंद्रशेखर जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया है। मोयाशी सर, एक ऐसा स्टेज पे आ उत्पाद है जाइए। जिसे हम बीज उपचार करके और ड्रेंच करके कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचाव दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, आप मंच पे आ जाइए प्लीज़। तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम बातें हमारे किसानों को बताने के लिए। और मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप इफ़को के और प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, उत्पादों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो बाहर इफ़को एमसी का स्टॉल लगा हुआ है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर है इफ़को एमसी का 1800-309-3815। ये टोल फ्री नंबर है, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर को एक बार फिर मैं हिंदी में पुनः दोहराती हूँ, 1800-309-3815। साथ ही स्टॉल भी आप विजिट कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। मेरी नज़र में किसान सबसे ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में रहने वाली आबादी से ज़्यादा समृद्ध किसान होते हैं, गांव के किसान होते हैं। गांव ज़्यादा खुशहाल होते हैं, शहर जो हैं वो धुआं धक्कड़ से भरे रहते हैं। लेकिन गाँवों को किसानों से, गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए हमें सड़कें जैसे मिली, वैसे ही ठीक एक नई क्रांति आई जो गाड़ियां लेकर आई कि शहरों को गांवों से जोड़ा, दूरियों को कम किया। तो आज फिर से हम एक गाड़ी आपके बीच लेकर आए हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की कार आपके बीच है, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही हुंडई मोटर्स के पास सहारनपुर के किसानों के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए कौन कौन सी नई रेंज की कारें हैं, क्या कुछ खास हुंडई की गाड़ियों में आपके लिए है, तमाम बातों से अवगत कराने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर अभिजीत मिश्रा जी हैं, RSO मैनेजर HMIL से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें और तमाम बातें जो सर आपको बताएंगे उन्हें नोट करते जाएं। स्पीच के बाद सर एक सवाल करेंगे, सवाल के सही जवाब में आपको एक इनाम ग्रीन टीवी की तरफ से दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गन्ना किसान हैं और शायद हमारी ज़िंदगी में जो मिठास घोलने का काम है वो आप ही लोगों के थ्रू हो रहा है। तो आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अभिजीत हुंडई मोटर्स का प्रतिनिधि हूँ और यूपी और उत्तराखंड में जो रूरल एरिया है उसमें बिज़नेस देखता हूँ। यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद ये है कि बहुत सालों से जहाँ कुछ गाड़ियाँ बिकती थी, जो बेसिक गाड़ियाँ बिकती थी, अब इसमें क्रांति आने लगी है। नई नई फीचर टेक्नोलॉजी लेके हुंडई अब इंडिया में आए हुए उनको ऑलमोस्ट 25 से 28 साल हो चुके हैं। सेंटो से यहाँ पे हमारी कहानी शुरू हुई थी और आज आप सब लोग शायद क्रेटा वाली कंपनी के नाम से हमको जानते भी होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में बताऊँगा। ये कंपनी 1955 में शुरू हुई थी, यानी कि ज़्यादातर जो पुरानी कंपनियाँ हैं उनसे बहुत उम्र में कम है, बट आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मतलब यह है कि जो 150 साल में लोगों ने प्रगति करी थी वो हमने पिछले 50-55 साल में प्रगति कर ली है। आज कोरिया, ये कोरियन कंपनी है, कोरिया से लेकर अमेरिका तक इस कंपनी की धाक जमी हुई है। सही पैसे पे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे से अच्छी इसमें सेफ्टी फीचर्स, इन सब के चलते ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों को पसंद आने लगी है। तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग जैसे जैसे प्रगति करते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, तो मैं हुंडई की बात नहीं करूँगा कि सिर्फ हुंडई की गाड़ी लीजिए, बट आज की डेट में आप सबसे ज़्यादा सेफ़ गाड़ी देखना शुरू करिए। सड़कें अच्छी हो रही हैं,
गाड़ियों का ट्रैफिक की चलने की स्पीड बढ़ रही है। एक्सप्रेस वे जैसा कि हम देख रहे हैं अभी दिल्ली देहरादून पूरा होने वाला है, 100-150 की स्पीड से गाड़ी चलेंगी। तो सिर्फ सस्ती गाड़ी के पीछे ना भागिएगा। आप जब भी जहाँ भी गाड़ी लेने जाते हैं, किसी भी कंपनी के लिए, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति, गाड़ी लेते वक्त ये ज़रूर देखिएगा कि एक गाड़ी जिसमें आप, आपका परिवार, माँ बाप, बच्चे जो भी चलते हैं, वो पूरी आपकी फैमिली सेफ़ ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ को देखिएगा। प्लस आजकल एक से एक नई फैसिलिटीज़ आ गई हैं। गाड़ी आपके इंटरनेट से जुड़ी होती है, माइलेज अच्छा देना चाहिए, अच्छे से अच्छा AC, सब कुछ। तो ये सब चीज़ें जब जाएँ तो देखें, परखें, समझें, तब आप अपने गाड़ी लीजिएगा। और आपकी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अभी हमारी टीम ज्वाइन करेगी, आपसे जानकारी ले सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे कुछ रेफरल स्कीम भी देगी, जहाँ पे आप अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं या आपके मित्र या परिवारजन कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप उनका रेफरल देते हैं, उनको बताते हैं कि जी मेरा जानने वाला है, तो आपके लिए कुछ विशेष उपहार रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 57 साल, हमारी कंपनी सिर्फ मात्र 57 साल में दुनिया की 100-125 साल कंपनी को पुराने पीछे छोड़ के अब दुनिया में नंबर 3 पे आ चुकी। जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अब हुंडई का नेटवर्क है और पूरे दुनिया में इस गाड़ी को पसंद करके खरीदा जाता है, 200 देशों में से। हमारा प्लांट चेन्नई, तमिलनाडु में है और एक और प्लांट हमारा पुणे में आने वाला है। तो इंडिया की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती आ रही है, पहले हम 50,000 गाड़ी बनाते थे, अब वो भी कम पड़ रही है, हमको और 30,000 गाड़ी की ज़रूरत है, तो हम एक प्लांट और खोल रहे हैं, तो 80,000 गाड़ी प्रति महीना हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल का हुंडई है और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया का वो भी हुंडई है। आज की डेट में हमारे पास करीब, ये थोड़ा सा पुराना नंबर है, हम करीब 700 आउटलेट खोल चुके हैं, यानी कि आप अब कभी भी हुंडई से दूर नहीं है। ये श्रेय पहले मारुति लेता था कि मारुति आपके पास मिलेगा, बट अब ये हुंडई भी लेने लगा है कि आपके 20-25 किलोमीटर की रेंज में कहीं ना कहीं हुंडई का शोरूम या वर्कशॉप आपको हमेशा मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेंट्रो से हमारी कंपनी की कहानी स्टार्ट हुई थी और आज क्रेटा, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है इंडिया की, वो हुंडई की ही है। अब मैं परवेज जी को बुलाना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट पे प्रकाश डालेंगे। आइए। भारत के अंदर 4 कैटेगरी के अंदर गाड़ियाँ बेचती है, जिसमें सबसे पहले हैचबैक कैटेगरी आती है, जिसमें हमारे 2 प्रोडक्ट आते हैं, ग्रैंड आइटन नियोस और i20। ठीक है। साथ ही साथ सीडैन में 2 गाड़ियाँ बेचती है, ऑरा और वर्ना। SUV श्रेणी में हमारी कंपनी 5 गाड़ी बेचती है, जिसमें सबसे छोटी गाड़ी हमारी आती है एक्स्टर, उसके बाद वेन्यू आती है, क्रेटा आती है, टक्सन आती है और अल्कजार आती है। साथ ही साथ जैसे कि आजकल हिंदुस्तान EV की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है, हमारी कंपनी 2 गाड़ी EV में भी बेचती है, जिसमें आयोनिक 5 है, साथ ही साथ कोना इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा अभी एक हमारी कंपनी ने नई लॉन्च की है, जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी है, क्रेटा इलेक्ट्रिक, जिसे आप शोरूम विजिट करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हुंडई इंडिया के अंदर 5 पेट्रोल इंजन के साथ काम करती है, जिसमें 2 टर्बो इंजन है और 3 आपके नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जिसमें आपका 120 bhp से लेके 160 bhp तक पेट्रोल इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है। डीजल के 2 इंजन प्रोवाइड करती है, जिसमें 115 bhp का 1500 cc का डीजल इंजन प्लस 2000 cc का 186 bhp का टर्बो इंजन। इसके अलावा 2 EV पैकेज है, 160 kV का और 100 kV का EV का पैक हुंडई इंडिया के अंदर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। गियर बॉक्स की बात करते हैं, 8 तरीके के गियर बॉक्स हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के कस्टमर्स के लिए हुंडई ने दिए हैं, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है, IVT है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, 8 स्पीड ऑटोमेटिक है और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है, जिसमें आपको पूरी रेंज मिल जाती है पेट्रोल डीजल से लेकर। साथ ही साथ जो ये आपको क्लच बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें आपको क्विक एक्सीलरेशन मिलता है, ऑटो गियर शिफ्टिंग मिलती है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा आपको बढ़िया वैल्यू मिलती है, क्लच बंडिंग की इशू नहीं आते और लो कॉस्ट ओनरशिप भी रहती है। हमारी हुंडई की तरफ से जो स्मार्ट कार इंडिया की तरफ दी गई हैं इंडिया के कस्टमर्स को, उसमें सबसे पहले आती है आपकी i20, जिसमें आप अपनी गाड़ी को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें जैसे ग्रैंड आइटन की बात करते हैं, इसमें आपको स्मार्ट 5 फीचर मिलते हैं, जिसमें आपको बोल्ड एंड स्टाइलिश डिज़ाइन मिलता है, 6 एयरबैग जो आपके परिवार के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। 6 एयरबैग हुंडई की सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा VSM, हिल स्टार्ट असिस्ट और आपका ABS, NEBD स्टैंडर्ड फीचर मिलते हैं हुंडई गाड़ी में। ग्रैंड आइटन की बात करते हैं तो ग्रैंड आइटन में 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ये हुंडई की गाड़ियों में आपको बेस मॉडल से ही फीचर मिलने शुरू हो जाते हैं।
ऐसे ही एक्स्टर की बात करते हैं तो एक्स्टर में आपको मिडिल मॉडल से सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है, जो कि इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो आपको बेस मॉडल से ही आपको सनरूफ प्रोवाइड करवाती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से ही, साथ ही साथ आपको वायरलेस फोन चार्जर, फुटवेल लाइटिंग, LED DRL, ये आपको स्टैंडर्ड फीचर मिलते हैं हुंडई की एक्स्टर में। नेक्स्ट गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ऑरा आती है, इसमें आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है, वही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, 8 इंच के टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वायरलेस कारप्ले, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करते हैं तो i20 है, जो हुंडई हिंदुस्तान के अंदर पिछले 15 साल से बिकती आ रही है। इसमें आपको बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं एडिशनल, और आपको हुंडई का ब्लू लिंक मिल जाता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार की बात करते हैं, क्रेटा के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, वो है आपकी हुंडई वेन्यू। इसमें भी बात करते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जिसमें आपके और आपके परिवार की पूरी सुरक्षा की गारंटी हुंडई लेती है। इसके अलावा आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है हाई स्टील्स के साथ, पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। नेक्स्ट कार की बात करते हैं तो वरना आती है, वरना की बात करते हैं तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है वायरलेस चार्जर के साथ। इसके अलावा ADAS लेवल 2 की सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसमें गाड़ी सेल्फ ब्रेक करती है, लेन में रखती है, आपके परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं हम, नेक्स्ट गाड़ी आती है आप सबकी चहीती क्रेटा। क्रेटा के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, लेवल 2 ADAS मिल जाता है, इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सबसे पावरफुल इंजन मिल जाता है 160 bhp का टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फीचर भी आपको मिल जाते हैं। हमारी कंपनी आपको 3 तरह की मोबिलिटी ऑफर करती है, जिसमें शेयर्ड मोबिलिटी है, जिसमें हम आपको ऑरा प्रोवाइड करवाते हैं, कनेक्टेड है जिसमें कनेक्टेड कार फीचर मिल जाता है, और क्लीन मोबिलिटी में आपको EV की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब मैं आपको फाइनेंस मैनेजर से मिलवा देता हूं जो हुंडई के हैं, वो आपको फाइनेंस की स्कीम बता देंगे। रोहित जी। हमारे यहाँ हुंडई में जैसे लोन के लिए आके लोग आए जाते हैं, लोन के बारे में पूछते हैं, हमारे सभी बैंकों के साथ टाई अप हो रखा है, जैसे कि महिंद्रा, चोला, कोटक महिंद्रा। और सरकारी बैंक की बात की जाए, जैसे आप लोगों के KCC लोन चलते रहते हैं SBI से, सरकारी बैंक यूनियन बैंक है, हमारा सभी के साथ टाई अप है। अगर हम सभी गाड़ी की बात करी जाए, जिनके पास इनकम डॉक्स होते हैं, जिसे हम ITR बोलते हैं, उस पर तो हम ऑन रोड फंडिंग कर देते हैं आपका 80 से 90% तक। और जिनके पास ITR नहीं हो पाती है तो उसको भी हम एक्स शोरूम पे 80 से 90% लोन करते हैं। अगर बात की जाए ब्याज दर की, ब्याज दर हमारा सबसे कम रहता है, जैसे कि हम सबसे पुरानी कंपनी है, जैसे कि हमारे सीनियर सर ने बताया गया है और हमारे प्रवेश सर ने बताया गया है, तो हमारा सभी बैंकों के साथ कम रहता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज कहा जाए 9.10 से लेके आपका 10 पॉइंट तक रहता है। अगर आपको लोन के बारे में कुछ जानना चाहें तो मेरा नंबर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, जो कि 9897947738 है, 9897947738। इस सडोली एरिया को हमारे 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनका नाम परवीन सांगा और जायसवाल जी हैं, वो हमारे शोरूम के सीनियर हैं। उनका नंबर भी अगर आप नोट करना चाहें, परवीन सांगा जी का नंबर है 7300740411, और जायसवाल जी का नंबर जो है लास्ट में 816 है। नंबर यही सेम रहेगा आपका, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 7300740816। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। सर, हमारी कंपनी आराधना हुंडई सेल्स सर्विस, और जो हम पुरानी गाड़ियां लेते हैं एक्सचेंज में, एक्सचेंज के थ्रू अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उसको हम लोग एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं, जिसमें आप लोगों का बेनिफिट होता है। एक्सचेंज में हम बेनिफिट होता है, जैसे कंपनी का स्कीम होती है, उसमें एक कैश का स्कीम होती है और एक्सचेंज का स्कीम होती है। जब आप अपनी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं तो उस पर ऑफर होता है कि हर एक गाड़ियों, अलग अलग गाड़ियों में जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें 10,000 है, किसी में 15,000 है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। साथ के साथ आप लोग अगर हमें रेफरेंस देंगे, आराधना हुंडई N3257 कोड है हमारा, तो उस पर हम 5,000 रुपये का एक रेफरेंस वाउचर देते हैं, कैश वाउचर देते हैं। अगर आपका कोई संबंधी हो, मित्र हो, दोस्त हो, यदि आप लोग कोई भी गाड़ी हमें देंगे
उसमें N3257 आराधना का वो होगा, तो उस के हिसाब से हम आपको 5,000 का एक वाउचर देंगे। जो भी भाई इसको करेंगे उसको हम ये प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सर्विस का भी काम है, न्यू कार का भी काम है, एक्सचेंज भी का काम है। अभी बीच में हमारा हुंडई अराउंड एक कैंप चल रहा था, जिसमें सर्विस में लगभग 25-30% लेबर पे डिस्काउंट था, पार्ट्स पे डिस्काउंट था, ऑयल पे डिस्काउंट था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मंथ टू मंथ करते रहते हैं। हर 23 तारीख को हमारा एक एक्स्ट्रा कैंप होता है। इसी तरीके से हम लोग CNG कैंप करते हैं, एक्स्ट्रा कैंप करते हैं। जो भी उसमें कैंप में जो भी आएंगे उनके लिए अलग से हम लोग एक वाउचर दे रखे हैं कि जो कैंप के थ्रू गाड़ियाँ बुक होंगी उनको हम स्पेशल ऑफर देते हैं। तो आप लोग भी उसमें जैसे कैंप लगे या आज आप लोग आए हैं, यदि आप लोग हमें किसी अपने रेफरेंस, किसी संबंधी, अपने भाई बंधु किसी का रेफरेंस देंगे जिन्हें कार लेना होगा, तो उनका भी लाभ होगा। और जो हमें प्रोवाइड मतलब जो हमें ग्राहक देंगे उनके थ्रू जो आएंगे उनका भी हम 5,000 के तुरंत हाथ के हाथ कैश वाउचर दे देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार अवसर जरूर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके मित्र को एक कोड बताना होगा जो इन्होंने अभी बोला था, वो कोड क्या है? 3257। कितना? 3257। सही। अपना नाम, गांव का नाम? अनिल कुमार, गांव बांदोखेड़ी। अनिल जी, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका नाम उस रजिस्टर में हो, तभी हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप लोग अपना नाम नंबर सही लिखवा लीजिएगा रजिस्टर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको भी। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हुंडई की गाड़ियां देखना चाहते हैं तो बाहर स्टॉल है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। वहां पर ऑरा है, एक्स्टर है, i20 है। आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। यदि आप में से कोई इच्छुक किसान है, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो बाहर स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही आराधना हुंडई का नंबर है, वो नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, 3700740412। हिंदी में नंबर दोहराती हूँ, 7300740412। बाहर स्टॉल भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही इफ्को MC का भी स्टॉल है, आप वो स्टॉल भी विजिट कर सकते हैं। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि गन्ने की फसल के साथ यदि आप किसी और फसल को भी लगाना चाहते हैं तो गन्ने के साथ साथ आपको ऐसी कौन सी फसलें हैं जो सह फसली खेती में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, आपकी लागत के प्रतिशत को घटा सकती हैं और आपके मुनाफे के प्रतिशत को बढ़ा सकती हैं। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सोनम सिंह मैम हैं, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। मैम आपसे एक सवाल पूछेंगी अपनी स्पीच के बाद। सवाल का जो सही जवाब देंगे उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। मैं आप सभी का इस किसान चौपाल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं जो ये किसान चौपाल ऑर्गेनाइज कर रही है ग्रीन टीवी, वेव इंडस्ट्री, इफ्को, हुंडई, मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी कि आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। आज मैं किसान जो गन्ने की फसल है उसके साथ आप कौन सी फसल लगा सकते हैं, कृषि की एवं उद्यान की जो फसलें हैं वो कैसे लगा सकते हैं गन्ने के साथ, उसके बारे में जानकारी दूंगी। और जो उद्यान के द्वारा जो हमारा विभाग है उद्यान जो सब्सिडीज़ दे रहा है, जो प्रोग्राम्स है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं गन्ने के साथ, क्योंकि हमारा जो एम है वो सिर्फ एक फसल नहीं लगाना है। एक फसल से इनकम तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, तो हमें क्या अपनी इनकम को बढ़ाना है, दुगनी करनी है, तो वो एक फसल से पॉसिबल नहीं है। और एक फसल लगाते लगाते हमारी मृदा भी खराब हो रही है। जैसे आपको नीरज सिंह ने बताया था कि मृदा का जो कंडीशन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। तो हमारा मेन एम लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी मृदा को सुरक्षित रखें, जिससे अभी तो हम काम कर सकते हैं, खेती कर सके और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी अच्छी मृदा प्राप्त हो सके। तो गन्ने के साथ आप क्या क्या लगा सकते हैं? गन्ना तो एक आप ऑटम में या अक्टूबर में लगाते हैं, दूसरा आप लगाते हैं फरवरी के महीने में। तो
आलू की एक फसल होती है, उद्यान विभाग से आपको उसकी सब्सिडी मतलब आलू मिलता भी है। तो जब इसका टारगेट आता है तो उद्यान विभाग द्वारा आलू आपको दिया भी जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसके लिए। तो गन्ने के साथ आप आलू भी लगा सकते हैं। गन्ने इसमें क्या करना है, 90 सेंटीमीटर पे आपको गन्ना लगाना है और बीच में आप 30-30 सेंटीमीटर की 2 लाइन आप आलू की लगा सकते हैं। तो इसमें जो गन्ना है उसका क्या रेट होगा, 6 टन पर हेक्टेयर इसका सीड रेट हो गया, सेट का रेट हो गया। 1 हेक्टेयर में 6 टन की आवश्यकता होगी। और जो आप आलू लगा रहे हैं बीच में 30-30 सेंटीमीटर पे 2, उसका क्या हो गया, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये आप लगा सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसके अलावा आप अगर आपको मृदा की क्वालिटी बढ़ानी है, नाइट्रोजन जो नत्रजन होता है वो बढ़ाना है, तो आप दाल वाली दलहन फसल लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं और मूंग लगा सकते हैं। मसूर आप कब लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में लगाना है। इसका भी वही है, गन्ना आप 90-90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, जो बीच में जगह बच रही है वो 30-30 सेंटीमीटर पे 2 लाइन मसूर की और ये मूंग की आप लगा सकते हैं। 30 से 25 सेंटीमीटर बीच में आप मसूर और मूंग लगा सकते हैं। मसूर और मूंग जो होती है दलहन फसलें, उसमें क्या अच्छाई ये रहती है ना कि आपको नाइट्रोजन कम डालना है, अच्छाई भी है और आपको डालना भी कम चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक होता है राइजोबिया, जिससे वो आसमान का जो नाइट्रोजन है वो पकड़ लेता है। तो उसकी प्रक्रिया को होने के लिए हमें नाइट्रोजन और यूरिया कम डालना चाहिए दलहन फसलों में। तो ये गन्ने के साथ आप ये 2 दलहन फसल लगा सकते हैं, मसूर अक्टूबर नवंबर में और मूंग आप ये मार्च अप्रैल में अभी के टाइम लगा सकते हैं, जब गन्ने की फसल छोटी है, जब छांव कम पड़ रही है। गन्ने के साथ आप यहाँ पे हमें लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, सरसों तो आप लोग लगाते ही हैं। सरसों के साथ बस ये दिक्कत होती है कि ज़्यादा आपको छांव की दिक्कत हो रही है, ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उससे गन्ने की फसल में नुकसान हो सकता है, लेकिन आप गन्ने के साथ सरसों भी लगा सकते हैं। अक्टूबर में एक दलहन फसल होती है राजमा, वो भी आप लगा सकते हैं शुगर केन के साथ, गन्ने के साथ। उसका भी वही है, 90 से 100 सेंटीमीटर दूरी पे आप गन्ना लगाएंगे और उसके बीच में जो 2 लाइन बच रही होगी 30 या 25 सेंटीमीटर, 25 से 3 सेंटीमीटर में 2 आप लाइन लगा सकते हैं कोई सफसली की। इसके अलावा लोबिया भी एक है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो मार्च में आता है, उसका भी वही रेशियो है। 90 सेंटीमीटर पे आप शुगर केन लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे और बीच में आप 25 से 30 सेंटीमीटर पे लोबिया की 2 लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा भी उद्यान की बहुत सारी फसलें हैं जो आप लगा सकते हैं। गेंदा लगा सकते हैं आप, गोभी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी सब्सिडी भी हमारी उद्यान विभाग देता है। गेंदे में क्या है, जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान उनको बोलेंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, तो उनके लिए क्या है, 1 हेक्टेयर पे अगर गेंदे को लगाने में अगर आपका 40,000 आ रहा है तो 40% सब्सिडी हमारा विभाग देता है 16,000 का। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो उनको देगा गेंदा लगाने के लिए 1 हेक्टेयर, और जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको 25% सब्सिडी मिलती है। 40,000 पे आपको 10,000 प्रति हेक्टेयर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये अप टू 2 हेक्टेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर आप लगा सकते हैं, उसने पे सब्सिडी मिल सकती है। लहसुन और प्याज रहता है, लहसुन और प्याज का जैसे अभी जनवरी फरवरी में हमारे विभाग ने बांटा भी था किसानों को, तो ये भी सब्सिडी आती है और लहसुन प्याज लगाने पे भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो 1 हेक्टेयर पे आपका आएगा कम से कम 30,000, तो उस पर कितना सब्सिडी है, 40% की सब्सिडी है, तो 12,000। इसके अलावा जो है हम लोग उद्यान विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है ड्रिप इरिगेशन या टंकर सिंचाई। आप लोगों ने सुना होगा, उद्यान की फसलों में भी आप लगा सकते हैं और आजकल शुगर केन की फसलों में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गन्ने की जो फसल है देखने में तो नहीं लगता लेकिन पानी बहुत ज़्यादा मांगती है, तो इसके लिए अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाएं, हमारे विभाग की योजना को आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें भी वही चीज़ है, छोटे किसान और बड़े किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास ज़मीन है उनको 90% सब्सिडी मिलती है। तो अगर आपकी 1 हेक्टेयर में 1,46,000 आपका लागत आ रही है तो 1,31,000 हमारा विभाग देगा और 10% आपको अपना देना होगा। तो
तो छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो उनके लिए है। जो बड़े किसान हैं जिनके पास जगह 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उनके लिए ये सब्सिडी 80% हो जाती है। तो इसकी जो आपको देना होगा वो होगा 1,16,000 और जो बचा 80% है वो सरकार आपको देगी। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या फ़ायदा होगा आपको? पानी की बचत होगी, आप उसके साथ मिला के पानी में मिला के आप खाद को भी डाल सकते हैं। इफ़को के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, घुलनशील प्रोडक्ट हैं जो वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, कवकनाशी, वो भी आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप खेतों में डाल सकते हैं। गन्ने के लिए भी डाल सकते हो, जो सहकारी मतलब साथ में जो फसल लगा रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो जो ड्रिप इरिगेशन है उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी भी ख़राब नहीं होती है। बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये भी है कि मिट्टी भी आपकी सही रहेगी, उसका जो ईसी होता है नमक, सॉल्ट उसमें बढ़ता नहीं है अगर ड्रिप इरिगेशन आप करते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं टंकर सिंचाई के। इसके अलावा हमारा जो विभाग है उद्यान विभाग, जो मशीनीकरण योजना है उसमें स्मॉल जो छोटे ट्रैक्टर हैं उसमें 1 लाख तक की सब्सिडी है। पावर टिलर जो है उसमें आपको 75,000 तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये हो गया हमारे विभाग द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। अब मैं आऊँगी जो उद्यान की जो फसल है, मुझे मतलब पता है नकुड़ में ज़्यादा यहाँ आम लगाया जाता है। तो यहाँ आम में अभी मुझे फ्लावरिंग हो रही है, फूल है कि फल बनना शुरू हो गया है? आम के किसान हैं यहाँ पे? होंगे ना? फल पट्टी एरिया है, फल बनना शुरू हो गया होगा? नहीं, जो लखनऊ का जो एरिया है वहाँ पे फल बनना शुरू हो गया। यहाँ पे धीरे थोड़ा लेट है, 15-20 दिन, महीना भर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कोई कीटनाशी या कवकनाशी बहुत ज़्यादा जब आप तभी डालिएगा जब आपको दिख रहा हो, मतलब सूखने की समस्या आ रही हो, कोई कीटनाशक मतलब कोई कीड़े हैं, हॉपर हैं, तभी आप डालिएगा। नहीं तो जो कीट होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, पर परागण में मदद करते हैं ना, उनमें दिक्कत आती है। इस वजह से इस टाइम आपको कीटनाशक नहीं डालने के लिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उनको दिक्कत होती है। लेकिन आप डालिए, अगर आपको दिख रहे हैं तब तो मत रुकिए। आप कोई कीटनाशक और फफूंदीनाशक तब डाल सकते हैं। और मैं सभी जितने भी रोग और कीट लगते हैं आम, उनके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन इस समय यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या सूखने की चल रही है। सूखा रोग, डाईबैक या विल्ट, आप देखते होंगे आम में क्या होता है, ऊपर से टहनियाँ सूखने लग रही हैं। हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा है? अभी बहुत हो रहा है ना। तो उसके आप कारक सुन लीजिए और कैसे आप उसको मैनेज करेंगे ये मैं बता देती हूँ। तो सूखने की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आप लोग कलतार डालते हैं। कलतार डालने का रहता ये था कि आपको हर दूसरे साल फसल मिल जाए, मतलब हर साल फसल मिल जाए। लेकिन जहाँ 30 ml प्रति पेड़ का रिकमेंडेशन था, वहाँ पे आप 100 या 200 ml कलतार आप डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पूरी एनर्जी जो पेड़ों की है, हम लोग जो खाद डाल रहे हैं, जो मिट्टी से मिल रहा है, वो पूरी एनर्जी कहाँ चली जा रही है? फूलों पे और फलों पे। तो वो शाखाओं और जो जड़ें हैं उस पर पूरी एनर्जी जा नहीं पा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ सूखते जा रहे हैं। और आप आम के साथ ऐसी फसल ना लगाया करें जिससे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उससे उसकी आम की जड़ों में दिक्कत हो। अगर उसमें आम की जड़ों में घाव होगा तो वो जो फंगस है विल्ट का, वो तुरंत उसे पकड़ लेगा और पेड़ आपके सूखने लगेंगे। और जब एक बार पेड़ सूखने लगता है तो बहुत मुश्किल होता है बचाना, वो कैंसर की तरह है। यहाँ पे तो अभी कम है, जो बुलंदशहर वाला एरिया है सियाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लखनऊ में भी विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग पहले ही से बता रहे हैं कि आप लोग इसको कम कर सकें। तो आप पहला तो कलतार हो गया, दूसरा आपका है कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो उससे जड़ें खराब होती हैं। तो बहुत ध्यान देके थाला बना लिया करें आम के पेड़ के किनारे। आम, लीची या कोई भी जो उद्यान फल के वृक्ष हैं उसमें थाला बना दिया करें, ताकि उसके बाहर ही आप ट्रैक्टर चलाएं या कोई भी खेती करें, तो उससे जड़ों को नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गया आपके कारक। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो आप जहाँ सूखना शुरू हो रहा है वहीं पे टहनियाँ काट देंगे। ऊपर की जो टहनियाँ जो सूख रही हैं उसको हरा भाग लेते हुए काटते हैं, कभी सूखा भाग वाला नहीं काटेंगे, हरा भाग लेते हुए काटेंगे।
तो जो फंगस है ना वो मर जाएगा, और वो जो काट रहे हैं उसको आप दूसरे खेत में कहीं जला दें, उस बाग में ना डालें। तो ये हो गया, आप ऊपर से जो सूख रहा है उसको काट देंगे हरा भाग लेते हुए, और किसी भी फंजीसाइड, कवकनाशी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया या बॉर्डेक्स मिक्सचर आप बना रहे हैं तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जो छोटी टहनियाँ हैं, जो बड़ी टहनियाँ हैं, मोटी टहनियाँ, उस पर स्प्रे का काम नहीं चलेगा, तो उस पर आपको उसका लेप लगाना होगा। तो किसी फंजीसाइड, स्पेशली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम लोग बोलते हैं, उसका आप 50 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप लेप बनाएंगे और उसको टहनियों में लगा देंगे, जिससे वो जो काटे हैं आप उसमें कोई रोग नहीं लगेगा, ना कोई कीड़े लगेंगे। तो ये हो गया, आप ऐसे ऊपर काट रहे हैं, लेकिन क्या समस्या क्या है विल्ट की, वो जड़ों में है। आपका जो पेड़ सूख रहा है ना, थोड़ा कोशिश करिए कि ज़मीन से ही थोड़ा खोद के जड़ देख लीजिए, अगर जड़ों में थोड़ा खराबी है तो वो पक्का है कि वो विल्ट रोग है उसमें। तो उसके लिए क्या करना है, थायोफिनेट मिथाइल, अभी सर ने शायद बताया भी था इफ्को के, वो बहुत ही अच्छा रिसर्च भी इस पर चल रही है, CISH लखनऊ की। आपको क्या करना है, थायोफिनेट मिथाइल है, कवकनाशी है, वो आपको डालना है। वो आप थाला बनाएंगे 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, जैसे आपके पेड़ हैं, 40 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, उसके हिसाब से डालना है। 100 से 150 ग्राम आप 20 वर्ष के पेड़ों में डाल सकते हैं, या बड़े वृक्ष हैं तो 200, आप पे डिपेंड करता है, पेड़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना डाल रहे हैं। तो 200 ग्राम आप डालें, और एक पेड़ में आपको कम से कम 2000 लीटर टंकी पानी पूरी डालनी है, क्योंकि जड़ें हैं, जो 40 वर्ष के पेड़ हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है, तो 500 लीटर में भी काम नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि 2000 लीटर, 1.5 से 2000 लीटर आप पानी डालें। एक टैंकर है आपका 200 लीटर का या 3000 लीटर का, 2000 लीटर या 3000 लीटर, तो उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल 200 ग्राम घोल दीजिए, और फिर क्या करिए, थाला बनाइए आम के पेड़ में, और वो 500 ml एक पेड़ में डालें, 500 लीटर एक पेड़ में डालें, फिर आगे जाके 500 लीटर दूसरे पेड़ में डालें। इसी तरह जहाँ जहाँ सूख रहे हैं आप डाल दिए। फिर उसके बाद आप तब तक 1 घंटे बाद क्या वो सोख लेगा, फिर 1 घंटे बाद आप आए तो फिर 500 लीटर आप एक उसी पेड़ में डालें, फिर 500 लीटर दूसरे पेड़ में डालें, फिर ऐसे आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे करके आपको 2000 लीटर कम से कम थायोफिनेट का जो घोल है वो आपको एक पेड़ में डालना है, थाला बना के। तो इससे काफ़ी हद तक ये जो सूखा रोग है, विल्ट है, डाईबैक है, वो आप रोक सकते हैं। आम में, लीची में, वैसे ये अमरूद में भी बहुत इसकी समस्या है, तो ये सब आप इससे रोक सकते हैं। और जो सूखा है, जो सूख रहे हैं पेड़, उसकी जड़ें खराब हो रही हैं। तो इसके अलावा आपको एक और काम क्या करना है कि जड़ें खाना लेती हैं, पत्तियां कम खाना लेती हैं, जड़ें ज़्यादा खाना लेती हैं। तो जड़ें खराब है तो खाना नहीं मिलेगा पौधों को। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी घुलनशील है, NPK घुलनशील है, वो आप टैंकर में मिला के 2 से 4 जो NPK 19-19-19 है, वो आप मिला के पानी में मिला के आप छिड़काव करें ऐसे टाइम पे, तो पत्तियां खाना लेंगी। तो इससे क्या होगा कि पौधे वो सही रहेंगे, 1-2 साल लगेगा लेकिन वो पौधे फिर से हरे भरे हो जा रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे आए हैं हमारे यहाँ जिनके पेड़ सूख रहे थे, और ये उन्होंने किया तो उनके पेड़ सही हो गए हैं। फलत कम आई है लेकिन पेड़ उनके सही हो गए। आपको ये भी ध्यान देना है कि फल ही नहीं लेना, आपको पेड़ भी सुरक्षित रखना है। तो ये समस्या है आपके क्षेत्र में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप कंपनी गार्डन आ सकते हैं, उद्यान विभाग में, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे मैम ने कहा कि एक सवाल मुझे पूछना होगा, तो हमारे जो उद्यान विभाग में ड्रिप इरिगेशन पे जो हम लोग सब्सिडी देते हैं, जो छोटे किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम, उनको अगर हम लोग उनको, और जो बड़े किसान हैं उनको कितने % सब्सिडी दे रहे हैं? नाम बताइएगा अपना। 1 मिनट। प्रदीप कुमार। 90% और 80%। 90% किस में है? छोटे किसानों के लिए। और बड़े किसानों में 80%। सही है। आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए, तालियां बजा दीजिए एक बार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ये तमाम बातें हमारे किसानों को बताने के लिए। और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक इनाम पाने के लिए। और चलिए कार्यक्रम की अंतिम स्पीच, और स्पीच के बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, आप ही के बीच से कुछ प्रगतिशील किसानों को सर्टिफिकेट देकर हम सम्मानित करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी
श्री सुशील कुमार सर हैं, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को विभाग की गन्ना किसानों के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी दें। किसान चौपाल में सभी किसान भाइयों और चीनी मिल प्रतिनिधि, हमारे कोई पत्रकार बंधु हों, सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री स्मिता सिंह जी को, जो ग्रीन टीवी के प्रतिनिधि के रूप में इस चौपाल का आयोजन करा रही हैं। इनके द्वारा जनपद में ये दूसरी चौपाल है। गत वर्ष पहली चौपाल हमारे जनपद में शेरमऊ क्षेत्र में कराई गई थी। इस बार इनका फ़ोन आया कि पिछले वाली चौपाल हमें इस बार भी करानी है, तो मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो क्षेत्र है वो हमारी चीनी मिल बिडवी क्षेत्र को माना जाए। ये चीनी मिल आप लोगों के प्रयास से काफ़ी लोगों ने, हमारे किसानों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसको पुनः संचालन के लिए काफ़ी प्रयास किया है और चीनी मिल चल भी गई है। मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार ये आपकी चीनी मिल ने लगभग 14.5 लाख कुंटल गन्ना की पेराई की थी और इस बार आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से चीनी मिल ने 28,16,000 कुंटल गन्ने की पेराई की है और उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के प्रयास से, हम लोगों के, हमारे किसानों के प्रयास से हम इस आपूर्ति को बढ़ा के 60 लाख कुंटल गन्ना अगले साल जरूर चीनी मिल से पेराई कराएंगे। हमें टॉपिक मिला था, मैडम की तरफ से कल बताया गया था कि विभाग की योजनाओं के बारे में बता दिया जाए। विभाग की योजनाओं को कई नामों से जाना जा रहा है। उसमें जिला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के रूप में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी का थीम होता है कि किसान के लिए अच्छा कार्य, उसे अच्छा कार्य किया जाए, अच्छा बीज उपलब्ध कराया जाए, किसान का सहयोग किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए और उसकी लागत को कम करते हुए वो पैदावार को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा किसान कम लागत में अधिक पैदावार लेके समृद्धि के रास्ते पर चल सके। इसमें हम लोगों के पास अलग अलग नामों से पौधशालाएँ होती हैं। बाहर से बीज लाते हैं हम लोग, अभिजनक बीज होता है, आप लोगों को देते हैं। आधार बीज होता है, उससे हम 50 रुपया कुंटल जो किसान उसे पैदा कर रहा है उसके वितरण पे दिया जाता है। उससे प्राथमिक पौधशालाएँ होती है। छोटी चीज़ें हैं, ये विभाग से चल रही हैं, बताने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है। इसमें यही होता है कि हम बस पैदावार को कैसे बढ़ाएं। अभी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में है, एक वैरायटी आई थी 2009 में रिलीज हुई थी, CO 0238। सारे किसान वाकिफ़ हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब ये वैरायटी हमारे जनपद में पदार्पण कर रही थी 2016-17, 2013-14 में, 14-15 में हमारे जनपद के द्वारा, हमारे जनपद के किसानों के द्वारा 2.25 भी नहीं, 2 करोड़ 15 लाख कुंटल गन्ना चीनी मिलों को सप्लाई किया गया था। 2 करोड़ 15 लाख। जब ये वैरायटी क्षेत्र में अपने पैर जमा रही थी, तब 2022-23 में इस जनपद की मैक्सिमम पैदावार रही है, ये मैक्सिमम जो गन्ना आपूर्ति हमारे किसानों ने किया है 5 करोड़ 39 लाख। पिछले साल पैदावार घटी, मौसम बहुत विपरीत रहा है। इस बार हमारी पैदावार बढ़ी है, तो हमारा जनपद जो है चीनी मिलों को 5 करोड़ 10 लाख कुंटल गन्ना किसानों के माध्यम से, हमारे किसानों का चीनी मिलों को सप्लाई करा रहा है। पिछली बार हमने प्रयास थोड़ा सा ये किया था कि एक बीमारी होती है, सारे लोग जानते हैं, टॉप बोरर। टॉप बोरर की 6 पीढ़ियाँ होती हैं, वो लगातार सर्किल में घूमती हैं। हमने शुरू से प्रयास किया कि उस सर्किल को तोड़ा जाए। उसकी पीढ़ी आएगी, नुकसान करेगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, उससे ज़्यादा नुकसान करेगी, और इस तरह से 35 से 40% तक नुकसान टॉप बोरर के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम उसमें से 20% भी बचा लें
तो बहुत बड़े मायने रखती है वो। पिछले साल 4 करोड़ 44 लाख कुंटल गन्ना सप्लाई किया था, इस बार 5 करोड़ 10 लाख कुंटल गन्ना हमारे किसानों के द्वारा चीनी मिलों को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें कुछ हमारे किसान बैठे हैं, सुधीर जी बैठे हुए हैं बिडवी, इनकी पैदावार औसतन 100 कुंटल पर बीघा से कम नहीं होती है। और भी किसान होंगे क्षेत्र में जो 100 कुंटल बीघा की पैदावार ले रहे हैं। वहीं हमारे बीच के कुछ किसान हैं जो 30 कुंटल पर बीघा की पैदावार ले रहे हैं। लागत कोई भी किसान कम नहीं दे रहा है, बीज डाल रहा है, लागत वही है, मूल्य वही है, खाद डाल रहा है, खाद की प्रक्रिया हमने एक ट्रेंड अपना रखा है, भाई डाई कितना डालना है, भाई 2 धड़ी का बीघा बतेरा होगा। हमारी ज़मीन का टेस्ट बिगड़ गया है। हमारी ज़मीन को स्वस्थ रहने के लिए अपना खान पान बदलने की आवश्यकता है, और वो खान पान वो अपने आप तो बदलेगी नहीं, हम लोगों के माध्यम से, हमारे किसानों के माध्यम से ही बदला जाएगा। पहले क्या होता था, हर घर में 10 भैंस, 4 भैंस, 8 गायें, इस तरह से पशु होते थे। सारा गोबर कंपोस्ट बना, खेतों में डाल दिया। अब वो पूरी प्रक्रिया बदल गई है। शाम को गन्ने का खेत खाली होना है, और गन्ने की जैसे ही आखिरी बोगी जाने वाली है तो दूसरे ट्रैक्टर में या बुग्गी में बीज और खाद पहुंच जाएगा गेहूं का। उस ज़मीन को तुरंत जोतेंगे। रोटावेटर एक कल्चर अपना रखा है, ऊपर से 2 इंच ज़मीन खोद दी और गेहूं लगा दिया। ज़मीन को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली है अपने आप को संवारने की। तो हम लोगों को पहले क्या होता था, हम देखते थे गेहूं जैसे गन्ना लगाए तो उसमें लोबिया लगा देते थे। अब लोबिया लगाना छोड़ दिया, अब खुरपी चलाना छोड़ दिया। उसमें जो जैविक तत्व है हमारी भूमि को मिल नहीं रहा है। अगर हमको खरपतवार की समस्या नज़र आती है, खाल करना बोलते हैं जिसे हम लोग, भाई खाल नहीं हो रहा, वो पानी नहीं जा रहा उसमें। अगर खाल करना है हम लोगों को तो उसमें हम 2,4-D वगैरह डालते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। वो हमारी ज़मीन को भी नुकसान कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान कर रही है। हम लोग उस दिशा में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इस खान पान की वजह से हर घर में तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हर गली में, मोहल्ले में, गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां कैंसर के रोगी नहीं है। ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां आ रही हैं। इन सब का ध्यान भी हमें अपने खान पान को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने कार्यों को देखते हुए, इन सब की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसा हल चलता था, गहरी जुताई होती थी, कितने बगुले, चिड़िया, गुरसल, कौवे, कितने कीड़े खा रहे थे। आज कुछ मौका ही नहीं मिलता। हाल तो कीड़े, ये हमारे कौवे नहीं बचे हैं, गुरसल दिखती नहीं है, गोरैया घर पे हैं नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं ऐसे एकदम ध्वस्त होती जा रही हैं, और ये सारी अगर हमारी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है तो सीधा उसका प्रभाव हमारे मानव स्वास्थ्य पे आ रहा है। इसको हम देख रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां बताया मैंने अभी। तो इन सब को हम कैसे मैनेज करें, अपने जो हमारी कार्यशैली है उसको चेंज करें। खाल करने के लिए मैंने बताया कि हम डाल देंगे उसमें भाई खरपतवार नाशी डाल दिया। खेत में जाएंगे, नाका भी फेरना होगा ना, तो ऐसे नहीं जाएंगे, बाइक उठा लेंगे और एक आदमी को पीछे बैठा लेंगे नाका फेरने वाले को, अपने आप वो भी नहीं फेरना है। गन्ना तो छीलना ही नहीं है हमें। गन्ना हम लोग छीलते थे, 20 पुली करनी मैं भी जानता हूँ। मैंने भी अपने सिर पे रख के पुलियाँ बुग्गी भरी हैं, आप लोगों ने भी भरी हैं। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा बदल रही है, तो इसको हम लोगों को, अपनी संस्कृति को, अपनी कार्यशैली को थोड़ा पुराने से जोड़ के रखना है। तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अपनी ज़मीन को स्वस्थ बनाए रखेंगे, जल प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैडम ने बताया कि ड्रिप सिंचाई से 1 घंटे में चला के हम लोग पर्याप्त पानी अपने खेत में डाल देते हैं। पानी अगर हम चलाएंगे, खुला पानी चला देंगे, तो उसमें
कितना लगेगा? 1 हेक्टेयर में 10 घंटा लगेगा अगर हमने उसमें लेजर लेबलर लगवा रखा है। लेजर लेबलर नहीं लगा है तब तो उसमें 20 घंटे लगेंगे। और ये पानी भी हम लोगों की एक धरोहर है, इसको भी बचा के रखना है। मेरे गांव में सभी के बता रहा हूँ, जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं, वाटर लेवल मेरे गांव में 20 फीट होता था, आज मेरी ट्यूबवेल में 10 डंडे पड़े हुए हैं, 10-10 फीट के, 100 फीट से पानी आ रहा। और मेरे गांव में एक बोरिंग 650 फीट का हुआ है। और मेरे गांव की हालत ये थी कि जैसे बरसात होती थी तो कभी कभी नीचे से कहते थे ना ये फूट गया, इसमें चोवा बोलते, चोवा नहीं बोलते थे उसको, बूम या कुछ बोलते थे, ये फूट गया है, और 2-4 जगह वो निकल आती थी। हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाना चाह रहे हैं, ये भी हम लोगों का एक सामाजिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है। ये हम लोगों का मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है अगर हम उनको कुछ छोड़ के जा रहे हैं। रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हो रहा है कोई देखने वाला नहीं। हम लोग एक बार नहीं 2 बार कोराजन डाल दे रहे हैं। ये जो दवाइयाँ 3 महीने काम करती हैं उसको 2 बार डालेंगे तो क्या मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डाल रही हैं? वो डाल रही हैं। अभी हमारे गन्ने की बुआई चल रही है, काफ़ी फंगस ज़मीन में पैदा हो गया है, उसके लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज ज़रूर कर लें। ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिलाएं। हमारी चीनी मिल के पास है, हमारे इफको के पास है, हमारे गोदाम में भी रखा हुआ है। ले लें, उसको मिट्टी गोबर की खाद में मिलाएं और अपने खेत में उसको डालें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बोगी भर कर डालने की ज़रूरत नहीं होती है उसकी। ऐसे ही उससे हमारे जो फंगल जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल होंगी। तो रासायनिक उर्वरक का एक विकल्प रहेगा, बीमारियां कम आएंगी तो हमें रासायनिक उर्वरक कम डालने होंगे। उसी प्रकार खेत में जैसे सुंडियां हैं, सफ़ेद सुंडी हैं, दीमक है, उसके लिए हम बवेरिया डाल सकते हैं, बवेरिया बेसियाना, उससे कंट्रोल हो सकता है। तो हमारी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक जो दवाइयाँ हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उसको कम डालने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार हमारा जैसे टॉप बोरर का प्रकोप हो रहा है, सारी चीनी मिलों को हमने टारगेट दे रखा है लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप। लाइट ट्रैप कई लोगों ने लगवाया था, जिन लोगों के यहाँ लगा हुआ था उस खेत की स्थिति, उस खेत की पैदावार, उस खेत में गन्ने की ग्रोथ, उस खेत के गन्ने का स्वास्थ्य दूसरे गन्ने से बेस्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है अगर हम तुलना करेंगे। इनके यहाँ लगा था मोहित हैं, जो चीनी मिल के सामने ही लड़का है, नया लड़का है, मेहनत करता है, बाकी लोग भी उसे देख के कर सकते हैं। उनके खेत में देखिए गन्ने की पैदावार, अपने खेत में देखिए, तुलनात्मक रूप से लागत को कम करके तब पैदावार लीजिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ ट्रैप जो हम लगा रहे हैं, उससे जो तितलियाँ हैं, सफ़ेद टॉप बोरर की जो तितलियाँ हैं, वो तितलियाँ उसमें अंदर आ रही हैं। अगर हमने लाइट ट्रैप लगा दिया तो रात में कीड़े जो हैं लाइट पे आते हैं, उसके नीचे पानी है, पानी में थोड़ा तेल के 2-4 टपके हैं, तो वो गिर जाएगी तो उठने में असमर्थ होती है और वो कंट्रोल हो जाती है। अगर हमने एक मादा कंट्रोल कर ली, एक नर कंट्रोल कर लिया, तो एक मादा 250 से 300 अंडे देती है और 6 पीढ़ियाँ होती हैं। अगर थोड़ी सी सफल होगी तो देख लीजिए वो अपनी पीढ़ियों में, 6 पीढ़ियों में कहाँ तक पहुँचा देगी, हमारे गन्ने की पैदावार को कितना प्रभावित करेगी। ट्रैप आप लोग लगवा लीजिएगा, बिल्कुल बहुत कम लागत में आपके खेतों पे ट्रैप लगने की स्थिति है। चीनी मिलें उसमें सहयोग कर रही हैं, सारी चीनी मिलों को टारगेट दे रखा है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया है इस बार टॉप बोरर के लिए। पिछली बार हमारा गन्ना लगभग सितंबर तक बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन सितंबर के बाद जो हमारी 5वीं पीढ़ी आई है उसने हमारे गन्ने को बहुत नुकसान किया। अगर हम उस पीढ़ी को कंट्रोल कर लेते तो जो हमारे जनपद की पैदावार 15% बढ़ के आ रही है तो उसे हम 20% तक करा सकते थे। 5% का मतलब बहुत बड़ा होता है। 20 लाख कुंटल, लगभग 25 लाख कुंटल गन्ना हमारा अलग से चीनी मिलों को सप्लाई हो सकता था।
अभी हमने एक प्लान बनाया सारी चीनी मिलों के सहयोग से। हम ट्राइको कार्ड तैयार कराएंगे अपनी समिति में और सारी चीनी मिलों को टारगेट दे के इनसे हम उसको क्षेत्र में लगवाएंगे। तो जो लास्ट वाली पीढ़ी है जिसमें हमें रसायन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उससे भी हमारा कुछ टॉप बोरर प्रभावित होगा, उससे कंट्रोल होगा। इसके अलावा चीनी मिल में गन्ने की पर्चियाँ आने की व्यवस्था आप जानते हैं, ई गन्ना ऐप पे सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। पर्ची मिलने में कोई किसी को समस्या नहीं रही है, भरपूर पर्चियाँ मिली हैं। और ये जो हमारा बिड़वी क्षेत्र है, इससे कभी किसी किसान ने फ़ोन नहीं किया कि मुझे पर्ची नहीं मिली है। उधर देवला से या 1-2 जगह से फ़ोन आया, लेकिन इस साइड से तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो हमारा ई गन्ना ऐप, कितना किसान का पेमेंट हुआ, कितना तोल हुआ, कब तोल हुआ है, ये सारी चीज़ें उस पर आ रही हैं। चीनी मिल का पेमेंट अच्छा है। कल अभी एक मीटिंग हुई है मुख्यालय से, परसों सोमवार में। अभी गन्ने के साथ हम लोग चुकंदर को सहफसली के रूप में लगाने की एक प्रक्रिया चल रही है। हमारे NSI से मैडम जुड़ी हुई थी जो वहाँ की प्रभारी हैं, उस पर कुछ शोध किया जा रहा है। तो अगर गन्ने के साथ हमने चुकंदर लगा ली तो हमारे क्षेत्र में जो गन्ने की पैदावार के साथ साथ चुकंदर की अगर मार्केट अच्छी हो गई तो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें अपनी आमदनी को दुगने से भी बढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आनी है। इसी लागत में और इसी के साथ हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त आय ले सकते हैं, जिससे हमारा किसान खुशहाल होगा। और किसान खुशहाल होगा तो सब लोग, हम लोग भी खुश रहेंगे। यहाँ से जहाँ से चीनी मिल का पेमेंट की समस्या नहीं होती है, हम लोग बड़े उसमें ठीक रहते हैं। लेकिन जहाँ हमारी चीनी मिल एक बजाज है, बजाज क्षेत्र में गन्ने का पेमेंट थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत ही कम है। वहाँ का किसान अपने पैसे के लिए मारा फिरता है। अपने पैसे को एप्लीकेशन के लिए कि साहब मुझे बीमारी के लिए चाहिए, मुझे शादी के लिए चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए, ऐसे आता है जैसे किसी से उधार मांग रहा हो। लेकिन यहाँ समस्या नहीं है। उसके साथ भी प्रक्रिया चल रही है। CM साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वो आश्वासन दे कर गए हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने इस चीज़ को उठाया था, श्री देवेंद्र निम जी ने, रामपुर। तो लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं है। सारे लोग गन्ने की पैदावार में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और अपनी चीनी मिल को अच्छे से गन्ना आपूर्ति कराएं ताकि चीनी मिल जीवित रहे। और आप लोगों को जो समस्या हुई है पिछले कई सालों तक, जब हमारी चीनी मिल बंद रही है, तो उस समस्या का दोबारा से सामना न करना पड़े। वो तभी चलेगी जब लोग हम इस मिल को गन्ना पर्याप्त देंगे। और पर्याप्त गन्ना तब देंगे जब हम अपने खेतों में अच्छा गन्ना उगाएंगे। और अच्छा गन्ना हम तब उगाएंगे जब हम सही तरीके से उसे मैनेज करेंगे और अपनी लागत को कम करते हुए गन्ना बढ़ाएंगे, तभी हमें उसका लाभ होगा। किसी को कुछ पूछना हो तो गन्ना विभाग के बारे में आप पूछ सकते हैं। खड़े हो जाइएगा सर। सम्मानित मंच, सम्मानित किसान बंधुओं, सबसे पहले तो मैं वेब इंडस्ट्रीज का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को जानकारी दी। और वेब इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में गन्ने से संबंधित बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है। गन्ना बुआई से लेकर बीज, खाद, दवाइयों तक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं ये बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी किसानों की समस्याएं हैं जो मैं कहना चाहूँगा। समिति की तरफ से खाद दिया जाता है, जब डाई डालने का समय होता है डाई नहीं मिलती, यूरिया डालने का समय होता है यूरिया नहीं मिलता। तो मैं वेब इंडस्ट्री से भी और DCO साहब से भी ये अनुरोध करूँगा कि किसान को समय पे डाई और यूरिया उपलब्ध हो। और एक और सराहनीय कार्य वेब इंडस्ट्री कर रही है
कि किसानों को समय पर कीटनाशक और अन्य दवाइयाँ, बीज सब उपलब्ध करा रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ सीमित मात्रा में हैं। मैं कहना चाहूँगा जैसे कि आज इफ़को के माध्यम से सभी प्रोडक्ट बताए गए हैं, उन सभी प्रोडक्टों को मिल प्रबंधन स्वयं अपनी उससे प्रदान करे, किसानों को प्रोवाइड करे, और जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, ट्रैक्टर है, टिलर है और जितने भी साधन संपन्न हैं जिनकी हर किसान उपलब्ध नहीं कर सकता अपने उससे माध्यम से, तो उनको उपलब्ध कराए और गन्ने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और क्योंकि हम काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, हमारे पास में ही एक यमुनानगर मिल है, गन्ना मिल है। वो मिल पहले से ही किसानों को इतना ज़्यादा सहायता देता चला आ रहा है कि उससे वहाँ का किसान, हरियाणा का किसान खुशहाल किसान बनता जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा वेब इंडस्ट्रीज से भी और डीसीओ साहब से भी समिति के माध्यम से कि इस पे किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, इनको सभी जो भी वस्तु हो, टिलर हो, यंत्र हो या खाद बीज हो, समय पे उपलब्ध कराया जाए। ये डीएपी की और यूरिया की समस्या ना आने पाए। एक एक महीना, दो दो महीना तक खाद नहीं मिलता समितियों के माध्यम से, तो हमें इस पर गौर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं थोड़ा सा जी। पिछली बार हमारे कुछ गोदामों पे खाद की उपलब्धता अतिरिक्त देखी गई थी और जनपद में गन्ने इसकी जो हमारे उर्वरक थे इनकी मारामारी हो रही थी, तो डीएम साहब ने पिछली बार थोड़ा कम दिया था, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त खाद है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये थोड़ा सा फंदपुरी गोदाम खुलने में थोड़ी समस्या आ रही है क्योंकि वहाँ सीजनल बाबू काम करता था। अब वहाँ पे हम अपने सुपरवाइज़र को लगा देंगे, वो भी समस्या वितरण की भी नहीं रहेगी। और जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं है या यंत्र, कोई बड़ा यंत्र नहीं है, आरएमडी वगैरह नहीं है, तो वो हमारी समिति में फार्म मशीनरी बैंक बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी डिमांड दे दीजिए, ट्रैक्टर आके आपका खेत जोत के जाएगा, उसमें कहीं समस्या नहीं आएगी। और बाकी जो यंत्र चीनी मिल कुछ दे रही है, अपने सहयोग से दे रही है, उसमें समस्या नहीं है। और जो हमारे इफ़को के प्रोडक्ट हैं सारे हमारी समिति पे, हमारे गोदाम पे रखे हुए हैं, कभी भी आप उसको आके ले जा सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बस आप गन्ना पैदा करिए और कोई समस्या आएगी तो हम लोग तैयार खड़े हुए हैं, आपके बीच में हैं, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया होगा, हमेशा कभी भी मैं फ़ोन ऐसा नहीं करता कि कभी फ़ोन न सुनूं। हो सकता है कभी फ़ोन न उठाया जाए तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूं, भले ही 2 घंटे बाद करूंगा, किसी की कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें हम लोगों को पर्चियां दी जा रही हैं। मैडम ने कहा है कि आप हमको 2 सवाल पूछने हैं। 2 पूछने मैम? 2 सवाल सर। देखो सर, मैं पीछे जाएंगे माइक लेके। मैम का इतना सहयोगात्मक रवैया देख रहा हूं मैं, तो सवाल तो 2 ही पूछने पड़ेंगे अब। ये जो हमारी पर्चियाँ आ रही हैं, हम अपना वेट देख सकते हैं, कब पर्ची आएगी, कैलेंडरिंग लगी है, तो ये गन्ना विभाग के द्वारा कौन सा ऐप डेवलप किया गया है वो ज़रा बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार, गांव रूपड़ी गुज्जर, ई गन्ना ऐप है जी। थैंक यू, इनके लिए तालियां। सर, दूसरा सवाल ये बताइए, इस बार आपकी चीनी मिल ने कितना गन्ना क्रश किया है? धन्यवाद जी। 28,16,000। तालियां इनके लिए, तालियां। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए बताइए। मैं कह रहा जब धानों में लागत पूरी आई है, पिछले साल डाउन हुआ, मोदी को चाहिए जो आंदोलन करते हैं किसान, उसको ये आवाज़ पहुँचाने, ये खाद है, डाई है, यूरिया, इसको डाउन करें। जब लागत डाउन आएगी तो किसान खुश रहेगा। लागत तो ज़्यादा आ रही है और फसल कम हो रही है। किसान की लागत कम करने के लिए नैनो डीएपी और नैनो यूरिया में पहले समस्या आ रही थी क्योंकि वो 4% में होता था, अब उसके बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो हमारी लागत को कम करने के लिए, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए और अनावश्यक भूमि को बर्बाद होने से बचाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं।
उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा सरकार का, विभाग का यही प्रयास होता है कि किसान की लागत को कम किया जाए और उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तमाम बातें हमारे किसानों के साथ साझा करने के लिए, और आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक। और कार्यक्रम के समापन की तरफ हमारे बीच बैठे हुए तमाम किसानों में से कुछ प्रगतिशील किसानों को सर्टिफिकेट देकर हम सम्मानित करेंगे। और सर आप मंच पर ही रहिएगा। मैं सर्टिफिकेट के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे कुछ और मेहमान। नीरज सिंह सर प्लीज़ मंच पर आ जाएं। सोनम मैम, धर्मेंद्र सर प्लीज़ मंच पर आएँ। और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से मांगे राम जी हैं। और अब मैं उन किसानों के नाम अनाउंस करूंगी जिनके नाम सर्टिफिकेट्स पर हैं, प्रगतिशील किसान आपके बीच से। और आपसे ऐसी उम्मीद करूंगी कि अगले 5 मिनट आप तालियां बजाते रहेंगे। सुधीर कुमार जी हैं बिडवी से। सुधीर कुमार जी हाथ उठा दें और जल्दी जल्दी आ जाएं। सुधीर कुमार जी बिडवी से। सुभाष कुमार जी हैं बांदू खेड़ी से। सुभाष कुमार जी। राम बाबू जी हैं जलालपुरा से। अर्जुन सिंह जी हैं जगेता गुर्जर से। बाबू राम जी हैं नया गांव से। बाबू राम जी। धर्मेंद्र कुमार जी हैं झबीरण से। धर्मेंद्र कुमार जी। संजय कुमार आर्य जी टोली से। तालियां बजा दीजिए। अरविंद्र कुमार जी हैं झबीरण से। अरविंद्र कुमार जी। प्रदीप कुमार जी हैं सहजवा से। प्रदीप कुमार जी। तिलक राम जी हैं देवला से। तिलक राम जी। बाबू राम शर्मा जी हैं दाबकी गुर्जर से। बाबू राम शर्मा जी। सुलहर सिंह जी टोली से। बबलू सिंह चेयरमैन ढकदई से। ऋषिपाल जी हैं सहजवी से। डॉक्टर राजवीर जी हैं उनाली से। डॉक्टर राजवीर जी उनाली से। रकम सिंह जी हैं पिलखनी से। रकम सिंह जी पिलखनी से। मांगे राम जी हैं देदनौर से। मांगे राम जी देदनौर से। विकास कुमार जी हैं रेडी मलकपुर से। विकास कुमार जी। वीरेंद्र सिंह जी हैं झबीरण से। वीरेंद्र सिंह जी। रजनीश कुमार जी हैं छपरेड़ी से। मुजम्मिल जी हैं ईगरी से। मुजम्मिल जी ईगरी से। धर्मपाल सैनी जी सबदलपुर से। अंकुर महेश्वरी जी हैं दाबकी गुर्जर से। और अनिल कुमार जी हैं बांदू खेड़ी से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में हमने विस्तार से चर्चा की गन्ना फसल प्रबंधन और उद्यानिकी फसल प्रबंधन के बारे में, गाड़ी रखरखाव के बारे में भी चर्चा की। तमाम बातों को विस्तार से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। आपको मैं बता दूं जाते जाते कि इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर है 1800-309-3815। साथ ही आराधना हुंडई का टोल फ्री नंबर, आराधना हुंडई का नंबर है 7300740412। इसके अलावा ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। और अभी के लिए आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए शहर में, किसी नई किसान चौपाल में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।